नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पोर्टल पे। और मैं ऋतु मैम आज आपको करवाने जा रही हूँ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप हमने कहा था कि जैसे ही हमारा सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड जितने हमारे क्वेश्चंस बनते हैं जो हमारे पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए बताइए तो हरियाणा की स्क्रीनिंग के लिए कह सकते हो आप, या जो डीएसएसबी का आपने जो टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई किया है, तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस बनते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी इससे रिलेटेड जो मेन टर्म थी या जो चीजें आपको पढ़नी है मैंने वो 2 वीडियो में आपको करवाई हैं। उनके अंदर हमने बेसिक सारी चीजें की थी। आपको डीप में पढ़ना है तो ऑलरेडी हमने क्या किया है वो सारी चीजें हम अपने मास्टर्स में कर चुके हैं। तो एक बार गो थ्रू होने के लिए मैंने आपको जस्ट टॉपिक हमने सारे डिस्कस किए थे, मेन टर्म्स डिस्कस की थी। अब यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन हम कवर कर पाते हैं, 100 या 150 के आसपास क्वेश्चन कोशिश करेंगे हम डिस्कस करने की ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। तो आज हमारा टास्क क्या रहेगा, हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि मतलब डायरेक्ट हमारे क्वेश्चंस पूछे कैसे जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो फटाफट फास्ट करते चलेंगे। जो चीजें आपको आती है वहां पे ऑप्शन नहीं बताऊंगी, जहां पर ऐसा लगेगा कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस पता होना चाहिए, हम कंफ्यूज हो सकते हैं, वहां पे हम विद ऑप्शन भी करेंगे। अदरवाइज जैसे हम वन लाइनर करते हैं ना कि वन लाइन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको उसका आंसर बताना है, हम उस तरीके से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द स्टार्टिंग अप और ऑन अ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे स्टार्ट करते हैं तो उस टर्म को क्या बोला जाता है, क्या कहोगे उस चीज को कि वे आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो उस टर्म को क्या बोला जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, बूटिंग बोलते हैं। ना हमारा कंप्यूटर क्या हो रहा है, बूट हो रहा है, तो बूटिंग बोलते हैं। जैसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है आपका मेन मेमोरी के अंदर, तो हमारा क्या हो जाता है, बूटिंग की प्रोसेस कहलाती है। तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या है कि वन What is called the starting up on operating system, वो क्या कहलाएगा, बूटिंग कहलाएगा भाई। नेक्स्ट कह रहे हैं, टर्न ऑन द कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अ डे इज कॉल्ड, वही सेम, जब आपका कंप्यूटर बंद है और उस दिन जैसे कि हमने कहा कि एक तो कंप्यूटर रन था, थोड़ा टाइम तक आपने यूज नहीं किया, आधे घंटे तक, उसके बाद वो आप फिर उसको स्टार्ट कर रहे हो, मतलब वो ऑलरेडी रनिंग में था लेकिन अब स्लीप मोड में चला गया है। तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं, जब उस कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उसको तो हम क्या बोलते हैं, वार्म बूट बोलते हैं भाई। लेकिन जब हम एड कह रहे हैं कि अगर नेक्स्ट डे आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द डे, उस दिन आप पहली बार अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हो, तो वो जो बूट कहलाता है वो कौन सा कहलाता है, आपका कोल्ड बूट कहलाता है। कोल्ड बूट और आपका वार्म बूट क्या है कि डे के स्टार्टिंग में जब तक आपने कंप्यूटर ऑन ही नहीं किया है, तो वेरी फर्स्ट टाइम इन अ डे कि दिन में जब सबसे पहले अपने कंप्यूटर को रन करते हो जिस टाइम पे, वो जो कहलाएगा वो आपको क्या कहलाएगा, कोल्ड बूट कहलाएगा। और या आपका कंप्यूटर ऑलरेडी चल रहा है, आपने आधे घंटे तक उस पर काम नहीं किया, वो स्लीप मोड में चला गया, फिर आपको उसको फिर से स्टार्ट कर रहे हो, वो वाला बूट क्या कहलाएगा, वर्म बूट कहलाएगा भाई। ये डिफरेंस होता है कोल्ड बूट और वर्म बूट में। बूटिंग तो है आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, उसको स्टार्ट करना, तो स्टार्ट जैसे ही होगा तो आपके सारे प्रोग्राम्स क्या होते हैं, आपके मेन मेमोरी में लोड हो जाते हैं, तो उसको हम बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं, रीस्टार्टिंग रनिंग कंप्यूटर को क्या कहलाता है कि रीस्टार्ट आप कंप्यूटर करो। आपका कंप्यूटर ऑलरेडी चल रहा था, आपने कहा कुछ फंक्शंस है या कोई डिवाइस है, कोई चीज प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी, हम करेंगे कंप्यूटर को या अपने हम कहते हैं फोन को रीस्टार्ट कर लो। तो जो रीस्टार्टिंग हम करते हैं कि ऑलरेडी चल रहा था लेकिन आप उसको फिर से रीस्टार्ट कर रहे हो, वो वाली चीज भी आपकी क्या कहलाती है, वर्म बूट कहलाती है। रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर, किसी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना भी क्या कहलाता है भाई, वर्म बूट कहलाता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमएस डोस इज एन एग्जांपल ऑफ, एमएस डोस किसका एग्जांपल है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑलरेडी मैंने बताया था जो विंडोज है, आपका एप्पल है या फिर एमएस डोस है, या फिर किसके एग्जांपल होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है कि वो क्या करता है, एक इंटरफेस का काम करता है आपके यूजर और आपके हार्डवेयर के बीच में, कि आपके सिस्टम से आप कैसे प्रोग्राम्स को रन करवाओगे, कैसे काम करवाओगे, वो यूजर किस तरीके से करेगा। हमारे बीच में और हमारे जो सिस्टम है उसके बीच में एक इंटरफेस का काम, इंटरमीडिएटर का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो एमएस डोस क्या है, इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, कमांड बेस्ड होता है आपका एमएस डोस। नेक्स्ट करें, इन एमएस डोस 6.22 व्हिच पार्ट आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट यूनिकली, कौन सा पार्ट है जो प्रोडक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। अगर आपका कैसे लिखा हुआ है, एमएस डोस
6.22 लिखा है, तो कौन सा पार्ट आपका क्या करेगा, बताएगा कि प्रोग्राम को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। जैसे हम कहते हैं विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, तो यूनिकली कौन सा पार्ट बताता है, जो उसके बाद लिखा है, तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये इसको क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा वर्जन है। वर्जन कहाँ से वैसे रहेगा, जो ये पीछे लिखा हुआ है। जैसे मैंने विंडो आपसे पूछा कौन सी विंडो इंस्टॉल कर रखे हैं, विंडो 8 है, विंडो 10 है, या आपकी क्या है एक्सपी है, जो भी आपकी विंडो है, तो उसका जो वर्जन है वो क्या है, उसके बाद जो नाम लिखा होता है उससे पता चलता है। यहाँ पे जो 6.2 लिखा है, यहाँ से पता चलेगा ये प्रोग्राम क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, कि इसके वर्जन को बताने के लिए ये वाला पार्ट आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट कह रहे हैं प्रोसेस दैट स्टार्टअप अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, कि किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाली प्रोसेस क्या कहलाती है, भाई सेम वही चीज बूटिंग कहलाती है आपकी। उसके बाद कह रहे हैं विच बूटिंग इज डन बाय टर्निंग ऑन द कंप्यूटर, कौन सी बूटिंग होती है जिससे आप कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हो, तो वेरी फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हो तो कौन सी बूटिंग कहलाती है हमारी, भाई वो भी कोल्ड बूटिंग कहलाती है। बताया ना, जैसे कंप्यूटर को ऑन करते हो फर्स्ट टाइम, वो हमारे क्या कहलाएगा, कोल्ड बूटिंग कहलाएगी। नेक्स्ट करें ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो नोन एज, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे भी जाना जाता है, तो आप किस कैटेगरी में उसको जान सकते हो कि एक हार्डवेयर है, एक डेटाबेस है, एक प्रिंटर है, या फिर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है कि सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारी हेल्प करते हैं किसी प्रोग्राम्स को, किसी टास्क को करने के अंदर, जैसे हमारे एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, पेंट है, आप ये सारे सारे क्या एप्लीकेशंस हैं। तो लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, एक एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सिस्टम में सारे उनको प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, या फिर हार्डवेयर है, मेमोरी, इन सबको मैनेज करने के लिए जो एक आपका सॉफ्टवेयर होता है वो आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। भाई नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो अ सिस्टम सॉफ्टवेयर डन इन एमएस डॉस, व्हिच कमांड यू विल यूज टू डिस्प्ले सिस्टम डेटा, किस कमांड का आप यूज करोगे टू डिस्प्ले डेट, डेट को डिस्प्ले करने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है, किसके अंदर बात हो रही है, एमएस डॉस के अंदर। मैंने बताया ना एमएस डॉस क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन वो क्या है, कमांड बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, कमांड बेस्ड है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अगर आपको डेट डिस्प्ले करवानी है तो आपको कौन सी कमांड देनी पड़ेगी, कह रहे हैं एमएस डॉस व्हिच कमांड यू विल यूज टू डिस्प्ले सिस्टम डेट, तो वहां पे क्या आ जाएगा भाई, सीधा डेट कमांड ही। एमएस डॉस में आप डेट डालोगे तो डेट कमांड को यूज करके आप क्या कर सकते हो, आज की डेट को डिस्प्ले करवा सकते हो भाई। तो वहां पर कमांड का नेम क्या है, डेट ही है, DATE। नेक्स्ट कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपको दे दिया एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस और एमएस डॉस, इनमें से कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। तो हमें पता है बाकी तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस डॉस क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है भाई। उसके बाद डॉस की फुल फॉर्म पता है, सबको पता होगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस, एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट, और डॉस का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस की फुल फॉर्म होगी DOS, डॉस स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भाई। नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाइल वर्किंग विद एमएस डॉस व्हिच कमांड ट्रांसफर अ स्पेसिफिक फाइल फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर, कौन सी जो आपकी कमांड है जो एक जगह से, एक फाइल से दूसरी फाइल में आपके डेटा को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। कह रहे हैं इन एमएस डॉस या व्हाइल वर्किंग विद एमएस डॉस which command transfer a specific file from one disk to another, तो यहाँ पे क्या है, वो आपको दिया है डिस्क कॉपी, टाइम कॉपी या रीनेम, कौन सी फाइल आप यूज करोगे, कौन सी कमांड आप यूज करोगे। तो यहाँ पे आप कॉपी कमांड यूज करोगे, कौन सी कमांड यूज करोगे, कॉपी कमांड आप यूज करोगे, क्या करने के लिए, एक डिस्क से दूसरी डिस्क में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। एमएस डॉस के अंदर कमांड का नाम पूछा गया है तो आपको कौन सी कमांड यूज करनी है, कॉपी कमांड यूज करनी है अभी। उसके बाद कह रहे हैं इफ यू डोंट नो द करंट टाइम, अगर आपको अभी का टाइम नहीं पता है, व्हिच कमांड विल यू यूज टू डिस्प्ले, तो अगर आप चाहते हो अभी क्या टाइम हुआ, उसका टाइम अगर आप देखना चाहते हो तो किस कमांड की हेल्प से आप देख सकते हो भाई, वो आ जाएगा टाइम कमांड की हेल्प से। डेट देख रहे थे तो डेट कमांड थी, टाइम देखना है तो टाइम कमांड की हेल्प से आप क्या देख सकते हो, अभी का करंट टाइम देख सकते हो कि टाइम कितना हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं which command divide the surface of the blank disk into the sector and assign a unique address to each of one, कह रहे हैं कौन सी कमांड आप यूज करते हो, which command divides the surface of the blank disk, जो आप जैसे वो लेके आते हो, सीडी लेके आते हो मार्केट से, ब्लैंक सीडी ले आए और उसके अंदर आपको कोई डेटा डालना है, तो जब सबसे पहले आप क्या करते हो, आपकी जब सीडी को, तो सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ती है, फॉर्मेट करनी पड़ती है। तो वो क्या करता है, पूरी सीडी को वेक्टर्स
और सेक्टर्स के अंदर क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो कह रहे हैं विच कमांड डिवाइड द सरफेस ऑफ द ब्लैंक डिस्क इनटू द सेक्टर एंड असाइन अ यूनिक एड्रेस टू ईच वन। हर एक सेक्टर को एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। तो किस कमांड की हेल्प से होता है भाई, तो वो याद रखना, फॉर्मेट कमांड की हेल्प से होता है। किसी भी ब्लैंक डिस्क को सेक्टर्स में डिवाइड करने के लिए, फिर उन सेक्टर्स को एक एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस असाइन करने के लिए जो कमांड यूज की जाती है वो कौन सी कमांड होती है भाई, फॉर्मेट कमांड होती है। ठीक है, एक ब्लैंक सीडी को सेक्टर्स में डिवाइड करना है तो किसके हेल्प से होगा, फॉर्मेट। नेक्स्ट है ईच टाइम यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर इट विल चेक ऑन द कंट्रोल फाइल। क्या क्या चीज को चेक करता है, जब सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हो तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा सबसे पहले इट विल चेक ऑन कंट्रोल फाइल, किस किस चीज को चेक करता है। तो वहां पे यूज करेगा कंट्रोल फाइल कौन सी होगी, command.com, IO इनपुट आउटपुट सिस्टम और MS-DOS डॉट सिस्टम। आपकी 3 फाइल्स को चेक किया जाता है, कौन कौन सी। जैसे ही आपका कंप्यूटर टर्न ऑन होगा तो आपकी जो कंट्रोल फाइल होगी किसको किसको चेक करेगी, command.com, IO इनपुट आउटपुट डॉट सिस और आपका थर्ड वन इज MS-DOS sys, MS-DOS डॉट सिस। कंट्रोल फाइल इनको चेक करते हुए सबसे पहले जब आपका कंप्यूटर क्या होता है, टर्न ऑन होता है आपका, ये सब प्रॉपर्ली वर्किंग है या नहीं है। इफ यू नीड टू डुप्लीकेट द एंटायर डिस्क तो विच कमांड विल यू यूज। यदि आपको पूरी एंटायर डिस्क को ही, एंटायर मतलब पूरी डिस्क को, यदि आपको डुप्लीकेट का मतलब कॉपी करना होगा, एक डिस्क को डुप्लीकेट है मतलब सेम हम शक्ल है, सेम वैसा का वैसा बनाना है, तो यदि एंटायर डिस्क का आपको डुप्लीकेट क्रिएट करना है तो आप किस कमांड का यूज करोगे भाई, तो वो आ जाएगा डिस्क कॉपी। किस कमांड का यूज हो जाएगा भाई, डिस्क की पूरी डिस्क की कॉपी करनी है, डिस्क कॉपी। यदि एंटायर डिस्क का डुप्लीकेट क्रिएट करना है तो किस कमांड का यूज किया जाएगा, डिस्क कॉपी कमांड का यूज किया जाएगा भाई। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन सजेस्ट दैट द फाइल इज अ बैकअप फाइल। जैसे आपकी डॉक्यूमेंट फाइल होगी तो लास्ट में DOC या DOCX मिलता है, आपकी एक्सेल फाइल है तो XLS मिलता है, PPT है तो आपकी PPT फाइल की एक्सटेंशन PPT है। इस तरीके से कह रहे हैं कि आपको किस एक्सटेंशन से पता चल जाएगा, देखते ही फाइल को ओपन करके देखने की जरूरत नहीं है, एक्सटेंशन देख के आपको कैसे पता चल जाएगा कि वो एक बैकअप फाइल है। आप तो बैकअप फाइल की एक्सटेंशन पूछी गई, अगर आप सीधी बात करें तो जैसे आपकी वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की बैकअप फाइल आपको पता होता है JPG इमेज है या आपकी क्या है GIF इमेज है, इस तरह से बैकअप फाइल वाले के अंदर आपकी एक्सटेंशन क्या मिलेगी, BAK मिलेगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन सजेस्ट दैट द फाइल इज अ बैकअप कॉपी। किससे पता चलेगा कि जो फाइल है इसे बैकअप कॉपी, तो क्या चलेगा, BAK से पता चलेगा। नेक्स्ट है विच कमांड लिस्ट द कंटेंट ऑफ द करंट डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क। किस कमांड से जो कंटेंट ऑफ द करंट डायरेक्टरी, किसी भी डिस्क की जो डायरेक्टरी है उसकी करंट डायरेक्टरी सब चीज को डिस्प्ले करवाने के लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाएगा। किसी डिस्क के अंदर जो डायरेक्टरी है उसकी फाइल्स को डिस्प्ले करवाने के लिए जो कमांड यूज की जाएगी वो कौन सी आएगी, DIR, डायरेक्टरी, डिस्प्ले दी डायरेक्टरी भाई। विच कमांड लिस्ट द कंटेंट ऑफ द करंट डायरेक्टरी, कि जो आपकी करंट डायरेक्टरी है उसकी कंटेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए आपको कौन सी कमांड देनी पड़ेगी, तो DIR कमांड देनी पड़ेगी भाई। नेक्स्ट है ओनली फाइल नेम एंड द एक्सटेंशन आर टू बी डिस्प्लेड इन द वाइड फॉर्मेट, विच कमांड यू विल यूज। कह रहे कौन सा, कह रहे ओनली फाइल नेम एंड एक्सटेंशन आर टू बी डिस्प्लेड, सिर्फ जितनी जो फाइल्स हैं फाइल के नेम एंड एक्सटेंशन आर टू बी डिस्प्लेड इन द वाइड फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में, वाइड फॉर्मेट में। क्या सिर्फ क्या आना चाहिए, फाइल के नेम आना चाहिए और साथ में उनकी एक्सटेंशन कि ये कौन सी फाइल किस एक्सटेंशन की है। आपको पता चल जाए ये फाइल आपकी क्या इमेज है या फिर साउंड है या फिर वीडियो फाइल है आपकी, इस तरीके से एक्सटेंशन से पता चल जाता है। तो सिर्फ फाइल और उनकी एक्सटेंशन को डिस्प्ले करवाने के लिए वाइड फॉर्मेट में आप किस कमांड का यूज करोगे भाई, आप यूज करोगे DIR W/W। DIR आपकी
-w। आप इस कमांड का यूज करोगे यदि आप फाइल और का नेम उसके एक्सटेंशन को वाइड फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तो dir/w। नेक्स्ट करें विच कमांड डिस्प्ले ऑल द फाइल हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट एक्सटेंशन। कह रहे हैं कि विच कमांड डिस्प्ले, अगर आप ये चाहते हो कि भी जो भी फाइल्स हैं जिनका नेम सेम है, बेशक उनका क्या हो एक्सटेंशन डिफरेंट हो, चाहे वो जेपीजी की हो, चाहे वो आप कहते हो जो भी फाइल हो, इस नाम से जितनी फाइल है वो सब ले आओ, चाहे वो वर्ड की हो, चाहे वो पेंट की हो, चाहे वो एक्सेल की हो, चाहे वो वीडियो की कोई हो या कोई आपकी ऑडियो का कोई फाइल हो, जिस भी टाइप की फाइल है वो मैटर नहीं करता, एक्सटेंशन मैटर नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ नाम। अगर आप चाह रहे हो इस नाम की मुझे सारे फाइल्स चाहिए, आपको कुछ ढूंढना है, तो ये कह रहे हैं कि विच कमांड डिस्प्ले करवाएगी ऑल द फाइल हैविंग द सेम नेम, नेम तो सेम है बट डिफरेंट एक्सटेंशन, तो उसमें क्या आएगा dir फाइल नेम। तो आपको क्या कमांड लिखनी है dir, फिर आपका फाइल का नेम, देन डॉट, देन आपका स्टार। अगर आप ये लिखोगे तो वो सारी फाइल्स जिनका ये नेम होगा, जो फाइल का नेम आपने मेंशन किया है, वो सबको आपको डिस्प्ले करवा देगा, वो एक्सटेंशन पे ध्यान नहीं देगा। एक्सटेंशन चाहे कोई भी हो, सिर्फ और सिर्फ मैटर क्या करता है फाइल का नेम, इस नाम से जो फाइल है वो सब सब मुझे चाहिए भाई। तो dir फाइल नेम डॉट स्टार लिखोगे तो क्या आ जाएगा, वो सारी फाइल्स को जो सेम नेम के उनको डिस्प्ले करवा देगा। नेक्स्ट कहते हैं विच कमांड डिस्प्ले ओनली फाइल एंड डायरेक्टरी नेम विदाउट साइज डेट एंड टाइम इंफॉर्मेशन। यानी विच कमांड डिस्प्ले ओनली फाइल एंड डायरेक्टरी नेम विदाउट साइज, की कौन सी कमांड की हेल्प से आप क्या कर सकते हो डिस्प्ले करवा सकते हो ओनली फाइल्स को और डायरेक्टरी के नेम्स को, कि सारी फाइल्स कौन कौन सी है और डायरेक्टरी कौन सी, सिर्फ वो, ना तो उनका साइज चाहिए, ना उनकी डेट चाहिए, किस डेट को उनको बनाया गया था, ना ही आपको टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए फाइल और डायरेक्टरी का नेम चाहिए। तो उसमें क्या आएगा dir/b भाई। जब आपको सिर्फ सारी फाइल्स का और डायरेक्टरी का नेम चाहिए, वो किस डेट को क्रिएट हुई, किस टाइम क्रिएट हुई, उनका साइज कितना, वो चीज नहीं चाहिए, तो आपको क्या लिखना है dir/b लिखना है। भाई एमएस डॉस की कमांड्स हैं, तो आपसे कई बार कमांड पूछ ली जाती है कि ये चीज डिस्प्ले करने के लिए आपको कौन सी कमांड देनी पड़ेगी, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे हमारे, ठीक है। उसके बाद विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले ऑल द फाइल हैविंग द एक्सटेंशन बट डिफरेंट फाइल नेम। यानी कौन सी कमांड यूज की जाएगी जब आपको सेम एक्सटेंशन चाहिए लेकिन फाइल का नाम मैटर नहीं करता। भाई पेंट की जितनी फाइल है वो सारी दिखा दो, फाइल का नेम मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन मैटर क्या कर रहा है उसकी एक्सटेंशन मैटर कर रही है, कि वो पेंट की फाइल है तो उसका एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन होगा, यदि वो वर्ड की फाइल है तो उसका एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन होगा। तो कह रहे हैं जब आपके लिए आपको चाहिए कि एक्सटेंशन सेम हो लेकिन फाइल का नेम डिफरेंट हो, तब आपको क्या लिखना है dir डॉट फिर ext, dir डॉट स्टार डॉट, लिख दिया यदि आपको क्या डिस्प्ले करवाना है भाई, आपको वो डायरेक्टरी और फाइल से डिस्प्ले करवानी है जिनकी एक्सटेंशन तो क्या है भाई आपकी सेम है, dir स्टार डॉट ext, ठीक है। ये यहाँ से क्या आ जाएगा, वो फाइल जिनकी एक्सटेंशन सेम है और लेकिन जिनका नाम डिफरेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा भाई इस कमांड की हेल्प से, ठीक है। विच कमांड शुड बी यूज्ड टू डिस्प्ले ऑल द फाइल्स विद इन द स्पेसिफाइड सबऑर्डिनेट डायरेक्टरी ऑफ द सबऑर्डिनेट डायरेक्टरी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या कमांड देनी पड़ेगी dir, फिर आपका पाथ का नेम, फिर आपका पाथ का नेम, पहले आप डायरेक्टरी का नेम दे रहे हो, फिर सब डायरेक्टरी का नेम दे रहे हो, अपनी फाइल का नेम दे रहे हो, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा dir, फिर पाथ का नेम, फिर अगेन पाथ का नेम। तो आपने सब डायरेक्टरी का नेम बताया, फिर आपने उस फाइल का नेम बताया, तो आपको दो चीजें मेंशन करनी पड़ेगी, dir भी, फिर पाथ नेम अगेन, फिर पाथ नेम। अगर आपको क्या करना है, विच कमांड शुड बी यूज्ड टू डिस्प्ले ऑल फाइल्स विद इन द स्पेसिफाइड सबऑर्डिनेट डायरेक्टरी ऑफ दिस सब डायरेक्टरी। तो क्या करना पड़ेगा, आपको तीन चीज मेंशन करनी है, dir लिखना है, पाथ का नेम लिखना है, अगेन पाथ का नेम लिखना है, कि आपको पहले आपकी जो डायरेक्टरी है वो, फिर उसके अंदर जो सी सब डायरेक्टरी है वो, तो उसकी सारी फाइल्स को आपको क्या करवाना है डिस्प्ले करवाना है, तो पाथ नेम लिखा जाएगा 2 टाइप्स। विच कमांड क्रिएट ए डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी, कौन सी आपकी कमांड यूज की जाती है अगर आपको कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर काफी सारी फाइल्स को रखा जाता है, तो अगर आपको कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है या सब डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो उसके लिए कौन सा आपकी कमांड यूज की जाएगी। तो उसके भाई या तो mkdir मेन डायरेक्टरी वाली,
या एमडी। इन कमांड की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हो। mkdir भी डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, md भी किसके लिए यूज किया जाता है, डायरेक्टरी को या सब डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। दोनों कमांड आ जाएंगे, md भी और mkdir भी, मेक डायरेक्टरी। नेक्स्ट है विच कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द डायरेक्टरी दैट इज एम्प्टी। और किस कमांड का यूज करोगे अगर कोई डायरेक्टरी खाली है, उसमें आपने कोई भी फाइल नहीं रखी है, डायरेक्टरी तो आपने बना दी, फोल्डर तो बना दिया, लेकिन वहां पे कोई भी फाइल नहीं है, तो किसी एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड भैया आप दोगे, तो वो क्या आ जाएगा, rd, रिमूव दी डायरेक्टरी। r का मतलब रिमूव दी डायरेक्टरी, तो rd से याद रखना, m का मतलब मेक, बनानी है तो md, और आपको रिमूव करनी है, हटानी है तो rd। which command is used to remove the directory is rd आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है an entire path name consisting of the several sub directory name can contain up to मैक्सिमम, अगर आप जो पाथ नेम लिखते हैं कि आपने डायरेक्टरी लिखनी है, फिर डायरेक्टरी के अंदर कौन सी सब डायरेक्टरी है, फिर उसके अंदर कौन सी फाइल है, तो मैक्सिमम आप कितने कैरेक्टर एक उसके अंदर यूज कर सकते हो कमांड के अंदर, तो वो क्या है 63 कैरेक्टर्स। हमें कितने हैं 63 कैरेक्टर्स आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन था एन एंटायर पाथ नेम कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल सब डायरेक्टरी नेम्स कैन कंटेन अप टू कितने कैरेक्टर्स, 13, 36, 63 या 53। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम अप टू कितने कैरेक्टर मेंशन कर सकते हो, 63 कैरेक्टर्स में। नेक्स्ट है मैक्सिमम लेंथ ऑफ द डोस कमांड यूजिंग एनी ऑप्शनल पैरामीटर इज, तब आपके कैरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, कह रहे हैं मैक्सिमम लेंथ ऑफ ms DOS कमांड, ms DOS की मैक्सिमम लेंथ यूजिंग एनी ऑप्शनल पैरामीटर। जब आप क्या कर रहे हो, कोई ऑप्शनल पैरामीटर का यूज भी कर रहे हो, तब भी मैक्सिमम कितना हो सकता है 127 कैरेक्टर्स में। ठीक है, कह रहे हैं मैक्सिमम लेंथ ऑफ ms DOS कमांड यूजिंग एनी ऑप्शनल पैरामीटर इज, मैक्सिमम कितना होगा 127 कैरेक्टर, 127 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है चेक डेस्क कमांड इज यूज्ड टू, अगर ये लिखा है, ये कमांड दी हुई है chkdsk कमांड इज यूज्ड। ये कमांड अगर आप दिए तो इसका मतलब क्या है, ये क्या चेक करेगी, chkdsk कमांड आपने एंटर कर दिया ms DOS के अंदर, तो ये कमांड क्या काम आपका परफॉर्म करेगी भाई, तो एनालाइज द हार्ड डिस्क एरर, हार्ड डिस्क के एरर को फाइंड आउट करेगी, एनालाइज करेगी। डायग्नोज द हार्ड डिस्क एरर, डायग्नोज का मतलब पता लगाएगी हार्ड डिस्क एरर का। रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ द फाइल ऑन द डिस्क, और जो भी फाइल्स का स्टेटस है वो क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी ऑन द डिस्क के ऊपर। तो ये तीनों के तीनों टास्क परफॉर्म किए जाते हैं चेक डेस्क के द्वारा, कि डिस्क को चेक करेगी उसमें कहां पर कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कौन कौन सी फाइल्स हैं, जो भी रिपोर्ट है वो आपको डिस्क पे डिस्प्ले करवाती है। तो चेक डिस्क की हेल्प से क्या करते हैं, ये तीनों के तीनों टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कहेंगे ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एनालाइज करना, डायग्नोज करना और रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ द फाइल ऑन द डिस्क, ये तीनों टास्क परफॉर्म किए जाते हैं इस कमांड के द्वारा। करेक्ट, व्हिच फाइल इज द बैच फाइल दैट इज रीड व्हाइल बूटिंग अ कंप्यूटर, कौन सी फाइल क्या एक बैच फाइल है जो क्या की जाती है बूटिंग के टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे फर्स्ट टाइम आप अपना कंप्यूटर को ऑन करते हो वो रीड की जाती है, वो कौन सी फाइल होती है भाई, auto.exe.pat, ये आपकी फाइल का नेम होता है। क्या था क्वेश्चन आपका, विच फाइल इज द बैच फाइल, कौन सी फाइल बैच फाइल है दैट इज रीड, जो रीड की जाती है व्हाइल बूटिंग अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को बूट करने के टाइम पे कौन सी फाइल रीड की जाती है, auto.exe.bat। अब ये क्या हो जाएगी, आपकी फाइल हो जाएगी। नेक्स्ट है कॉपी एंड एक्स कॉपी आर सेम इन द सेंस, कि कॉपी या एक्स कॉपी, दो कमांड बोल दिया, कॉपी या फिर एक्स कॉपी, ये दोनों सेम है, किस सेंस में, कॉपी एंड एक्स कॉपी आर सेम इन द सेंस बोथ आर इंटरनल कमांड ऑफ डोस, बोथ आर एक्सटर्नल कमांड ऑफ डोस, बोथ कैन बी यूज्ड टू कॉपी फाइल और ग्रुप ऑफ फाइल्स, या बोथ ए और बी ऑप्शन। तो यहाँ पे याद रखना दोनों ही कमांड का यूज किस लिए करते हैं, फाइल्स को कॉपी करने के लिए। बोथ कैन बी यूज्ड टू कॉपी फाइल्स
और ग्रुप ऑफ फाइल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड कि दोनों ही कमांड किसके लिए यूज किए जाते हैं, कॉपी करने के लिए यूज जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ना तो इंटरनल कमांड वाला करके आना, ना एक्सटर्नल करके आना, आपको बताना है कि ये दोनों कमांड कॉपी करने के लिए यूज होती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करें विच कमांड कैन बी यूज टू क्लियर द स्क्रीन। पता ही हम यूज भी करते हैं कि कौन सी कमांड है। आप अगर एमएस वर्ड में हम जो फाइल्स निकाले जा रहे काफी सारी भर गई है आपकी, तो उसको स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं, CLS कमांड का, क्लियर द स्क्रीन। ठीक है, विच कमांड इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं, CLS कमांड का यूज करते हैं भाई। इंटरनल कमांड इन डोस आर कौन कौन सी कमांड है जो आपकी इंटरनल कमांड होती है, तो आएगा टाइम एंड DIR। टाइम एंड DIR क्या है भाई, हमारी इंटरनल कमांड है। इससे पहले वाले ऑप्शन में आता है इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल कमांड, ये तीनों क्या है आपकी इंटरनल कमांड कहलाएंगे। नेक्स्ट है विच कमांड इज यूज्ड टू कॉपी द फाइल। पता है COP कॉपी यूज किया जाता है। उसके बाद sys कमांड इज यूज, SYS कमांड अगर आप दे रहे हो कंप्यूटर के अंदर, तो sys कमांड किसके लिए यूज की जाती है, sys कमांड इज यूज्ड टू कॉपी DOS सिस्टम फाइल टू द न्यू डिस्क। आपकी जो DOS की जो भी सिस्टम फाइल्स है उनको कॉपी करने के लिए, न्यू डिस्क के ऊपर कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है sys कमांड को। कह रहे हैं कॉपी DOS सिस्टम फाइल, DOS की जो सिस्टम फाइल है, DOS की जो सिस्टम फाइल है उनको कॉपी करने के लिए कहां पे, न्यू डिस्क पे। ठीक है, न्यू डिस्क पे कॉपी करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है, sys कमांड का यूज किया जाता है। सिस्टम फाइल्स को DOS की सिस्टम फाइल को न्यू डिस्क पे कॉपी करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका एक्सटर्नल कमांड। एक्सटर्नल कमांड कौन कौन सी होती है हमारी, एडिट, ये तो इंटरनल कमांड, ऐसे ही बोलते हैं एक्सटर्नल कमांड कौन कौन सी है हमारी, एडिट, चेक डिस्क और आपकी sys, ये तीनों क्या है हमारी एक्सटर्नल कमांड है। एडिट, चेक डिस्क और sys क्या है हमारी एक्सटर्नल कमांड में आ जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं विच कमांड इज यूज्ड टू गेट द करंट डेट ओनली। कौन सी कमांड का यूज होता है, सिर्फ डेट को, तो हमने ऑलरेडी मैंने बता चुकी हूँ डेट के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं, डेट कमांड का यूज करते हैं। टाइम के लिए टाइम कमांड का यूज करते हैं। डेल कमांड इज यूज्ड, पता ही है नाम से पता चल रहा है, DEL पूछे ये कमांड किसके लिए यूज करते हैं, DEL का मतलब डिलीट, तो डिलीट फाइल्स को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं डेल कमांड का भी हमारा। उसके बाद अगर DIR कमांड इज यूज्ड, अगर DIR यूज करो इसका मतलब है डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल्स इन अ डायरेक्टरी। किसी डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स है उनकी लिस्ट को डिस्प्ले कराने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है, DIR कमांड का यूज किया जाता है। ऑल द फाइल्स इन अ डायरेक्टरी, उनकी लिस्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज करते हैं DIR कमांड का भी। उसके बाद कह रहे हैं द डिलीटेड फाइल इन MS DOS कैन बी रिमूव्ड इफ यू यूज द कमांड मेंशन बिलो इमीडिएटली द कमांड इज। अगर आपने जो भी फाइल क्या की है डिलीट कर दिया, उनको रिकवर करना चाहते हो उसी टाइम, जैसे आपने डिलीट की लेकिन उसी टाइम पे अगर उन फाइल्स को वापस लेके आना चाहते हो, रिकवर करना चाहते हो, तो उसके लिए आप कौन सी कमांड यूज करते हो, अनडिलीट कमांड का यूज करते हो। किस कमांड का यूज करते हो, DELETE, अनडिलीट। अगर आपने अभी फाइल्स को डिलीट किया है और उन फाइल्स को आप वापस रिकवर करना चाहते हो, तो अगर आप उसी टाइम अनडिलीट कमांड दे देते हो तो क्या हो जाएगी, आपकी वो फाइल्स रिकवर हो जाएंगी, वापस आ जाएंगी। ठीक है, अनडिलीट। उसके बाद कह रहे हैं व्हाइल वर्किंग विद MS DOS व्हिच की इज यूज्ड टू गेट द प्रीवियस कमांड यूज्ड। जब आप MS DOS पे काम करते हो तो किस की को यूज करके, जैसे हमारी 12 के फंक्शन की है F1 से लेके F12 तक, तो विच की इज यूज्ड टू गेट द प्रीवियस कमांड यूज्ड, कि जो पहले कमांड यूज की थी उसको यूज करने के लिए किसका यूज किया जाएगा, फंक्शन F3 का। ठीक है, आपकी फंक्शन की F3 का यूज किया जाता है किसके लिए, प्रीवियस कमांड यूज करने के लिए। नेक्स्ट है फैट स्टैंड फॉर, फैट का मतलब क्या होता है, कई बार लिखा था ना F80 फैट, तो फैट का मतलब क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल। आपका सारा डाटा क्या होता है, एक टेबल के अंदर मेंटेन होता है कि जितनी भी आपकी फाइल्स वगैरह उन सब का जो आपकी क्या रहते हैं मेंटेन करके रखा जाता है कि कहाँ पे कौन सी फाइल है, किस मेमोरी में कितना स्पेस, ये सब तो वो किस में होता है, F80 फैट। फैट का मतलब फाइल एलोकेशन
टी का मतलब टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। पूछा था फैट स्टैंड फॉर, मतलब इसकी फुल फॉर्म बताएंगे तो फाइल एलोकेशन टेबल हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहे हैं विच कमांड इज यूज्ड टू मेक ए न्यू डायरेक्टरी, बता चुकी हूँ एमडी या mkdir। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ एमएस डॉस, ऑलरेडी बता चुकी हूँ माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है रीस्टोर कमांड इज यूज्ड टू, रीस्टोर नाम से ही पता चल रहा है रीस्टोर कमांड किसके लिए यूज की जाती है, रीस्टोर द फाइल्स फ्रॉम द डिस्क, कि फाइल से डिस्क को से फाइल को रिस्टोर करने के लिए। एंड मेड यूजिंग द बैकअप कमांड, और बैकअप कमांड का रिस्टोर है तो मतलब बैकअप बनाने के लिए आपको यूज किया जाता है। रिस्टोर फाइल्स फ्रॉम द डिस्क, डिस्क से फाइल्स को रिस्टोर करने के लिए। एंड मेड यूजिंग द बैकअप कमांड, किसका यूज करके, बैकअप कमांड का यूज करके। द वोल कमांड इज यूज्ड टू सी द, अगर कहीं पे वोल कमांड दे दी, VOL कमांड अगर दी गई, इसका मतलब क्या है, क्या चेक करने के लिए वोल कमांड का यूज करते हैं, वॉल्यूम का, कि आपके डिस्क का कितना वॉल्यूम है उसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है। करेक्ट। द वोल कमांड इज यूज्ड टू सी द डिस्क वॉल्यूम लेवल। वोल कमांड किसके लिए यूज करते हैं, वोल कमांड इज यूज्ड, वो का मतलब हमें पता ही चल रहा है, वोल का मतलब वॉल्यूम, डिस्क लेवल का वॉल्यूम चेक करने के लिए इस कमांड का यूज करते हैं, वोल कमांड का यूज करते हैं भाई। उसके बाद कह रहे हैं which command is used to see the sub directory structure of the drive, किसी ड्राइव की सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो वहां पे आ जाएगा भाई हमारा ट्री। किसका यूज किया जाता है, ट्री का यूज किया जाता है। एक डायरेक्टरी, उसके अंदर सब डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी के अंदर फिर फाइल्स, वो इस तरीके से क्या एक ट्री बन जाता है भाई आपका। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि which command is used to see the sub directory structure, कि एक डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी सब डायरेक्टरी बनी हुई है उनको चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ट्री का। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं which command is used to see the version, अगर आपको देखना है कि कौन सा वर्जन यूज किया जाता है वो चेक करने के लिए किस कमांड का यूज करोगे, VIR का। वर्जन है तो रिलेटेड है तो VIR कमांड से आप क्या चेक करते हो, वर्जन चेक करते हो भी आप। उसके बाद क्या है भाई, विच इज द वैलिड एक्सटेंशन दैट यूजर क्रिएट ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम पर कौन सी वैलिड एक्सटेंशन है जो क्रिएट की जाती है, वो पता ही है वो क्या थी, बैट, BAT बैट। ये पूछा गया है विच इज द वैलिड एक्सटेंशन, वैलिड एक्सटेंशन कौन सी है दैट यूजर क्रिएट करता है ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कौन सी आ जाएगी, बैट आ जाएगी। While working with MS-DOS, which command is used to move file from one directory to another? मूव करने के लिए एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी मूव करने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाएगी, मूव कमांड यूज की जाएगी। भाई ये क्या है, MS-DOS से रिलेटेड है, ज्यादा नहीं करेंगे, बस यहीं तक करेंगे MS-DOS का, तो इससे आगे हम और ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं ना वो डिस्कस करेंगे। ये तो वो चीज है कि आपको क्या ध्यान रखना है कि आपसे MS-DOS की कमांड भी पूछी जा सकती है कि किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कौन सी कमांड या ये कमांड किस टास्क को परफॉर्म करेगी। एक बार देख लेना MS-DOS की कमांड के बारे में ताकि आपको मेन पता हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हमारे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि which name may be 1 to 8 कैरेक्टर इन द लेंथ, के अंदर कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी एक्सटेंशन किसकी लेंथ 1 से 8 कैरेक्टर के बीच में होती है। Which name may be 1 to 8 characters in length, प्राइमरी नेम, सेकेंडरी या एक्सटेंशन की लेंथ, किसकी लेंथ 1 से 8 कैरेक्टर के बीच में होती है, तो प्राइमरी की आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, प्राइमरी नेम की जो लेंथ होती है 1 से 8 कैरेक्टर के बीच में लाई करती है। एक्सटेंशन नेम में बी टू द कैरेक्टर्स, एक्सटेंशन आपकी कहां से कहां तक वेरी करती है भाई, एक्सटेंशन 0 से 3। एक्सटेंशन कह रहे हैं एक्सटेंशन नेम में बी 0 to 3 कैरेक्टर्स भाई। उसके बाद कह रहे हैं CUI स्टैंड फॉर, दो तरह का होता है, एक तो होता है GUI, एक ही होता है CUI। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ा था वहां पे हमने पढ़ा था भाई कि GUI क्या है और CUI क्या है। जो इंटरफेस वाला टॉपिक हमने पढ़ा था ना वही है CUI। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जो कि क्या है जैसे हमारा MS-DOS है। तो यहाँ पर हर चीज हमें क्या है, कमांड पता होगी तभी हम कोई टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। कैरेक्टर बेस्ड होता है इंटरफेस। और GUI क्या है आपका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो हमारी विंडो है ना वो हमारी GUI बेस्ड है, जहां पर सबके आइकन्स बने होते हैं, पिक्चर्स बनी होती है जिनको देख के हम समझ आ रहे हैं ये रिसाइकिल बिन है, ये MS वर्ड है, ये पावर पॉइंट है, ये माई कंप्यूटर का सिंबल है। तो यहाँ पर सारे
ग्राफिकल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, आइकन्स बने होते हैं, तो इसको ये क्या होता है, यूजर फ्रेंडली होते हैं, इजी टू हैंडल होते हैं, यूजर फ्रेंडली होते हैं भाई हमारा ये। तो हमसे क्या पूछा गया था, CUI की फुल फॉर्म कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। एग्जांपल क्या होता है इसका, MS DOS भाई। नेक्स्ट आपका कह रहे हैं द बैच फाइल यूज एक्सटेंशन बैच, जो बैच की जो फाइल होगी उनकी एक्सटेंशन क्या होगी, .bat। बैच फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी, .bat। बैच फाइल क्या होती है, काफी सारे जो फाइल एक साथ क्या होती है जिन पे वर्क किया जाता है, तो आपकी सिस्टम फाइल जैसे होगी तो बैच फाइल्स हैं जिनको एक साथ टास्क परफॉर्म किया जाता है, तो हमारी बैच फाइल होती है, तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, .bat। टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल द फाइल्स ऑफ द डिस्क यू वुड dir। ये तो सारा आपको वही चीज होगी जो हम उसमें पढ़ ही रहे थे, इसको छोड़ दो। Which command are those which need the external file to perform their actions। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, हम वहां गए थे ना कि इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड, तो यहाँ से समझो एक्सटर्नल कमांड का मतलब क्या है और इंटरनल कमांड का मतलब भाई क्या है। यहाँ पर आपको एक फिल इन द ब्लैंक दिया है, द commands, which commands are those which need external file to perform their actions, कि वो किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जब आपको बाहर से किसी फाइल की जरूरत पड़ेगी, किसी एक्सटर्नल फाइल की जरूरत पड़ेगी, तो वो हमारे क्या कहलाएगी, एक्सटर्नल कमांड कहलाएगी भाई। तो एक्सटर्नल कमांड्स आर दोज व्हिच नीड एक्सटर्नल फाइल टू परफॉर्म देयर एक्शन, जिनको अपने एक्शन परफॉर्म करने के लिए बाहर से किसी फाइल की जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कमांड कहेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं which is a collection of the logically related informations। लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, कि एक तरह की जो इंफॉर्मेशन जो रखता है, जैसे आपको क्लास में कोई डाटा है, ये 8th क्लास के बच्चों का है, उनकी असेसमेंट है या उनका रिजल्ट शीट है, कुछ भी है, जो एक तरह का लॉजिकली रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है भाई फाइल। फाइल क्या है आपका, रिकॉर्ड ही तो होता है, तो लॉजिकली रिलेटेड डाटा जब एक जगह पे एक उसमें रखा जाता है एक नेम के अंदर, वो हमारा क्या कहलाता है, फाइल कहलाता है। तो कह रहे हैं विच इज द कलेक्शन ऑफ ए लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज नोन एज फाइल। भाई ए मेमोरी रेजिडेंट कमांड रेफर टू, एक मेमोरी के अंदर रेजिडेंट जो कमांड होगी वो किसको रेफर करेगी, इंटरनल कमांड को या फिर एक्सटर्नल कमांड को। तो मेमोरी रेजिडेंट कमांड रेफर करेंगे भाई इंटरनल कमांड को आपकी, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑलरेडी हमें डेफिनेशन पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है दैट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर को, रिसोर्सेज को, प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। अभी काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन दी है, घुमा घुमा के कैसे भी दे सकते हैं, आपको सिर्फ ये समझना है कि भाई ये डेफिनेशन किसकी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। यहाँ पे एक तो ये दी गई है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है दैट मैनेज करता है क्या, कंप्यूटर के हार्डवेयर को और रिसोर्सेज को, और प्रोवाइड करता है क्या, कॉमन सर्विसेज, किसके लिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए, तो इसको क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। यस। नेक्स्ट कह रहे हैं ओएस का मतलब क्या है, यस ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद कह रहे हैं an operating system is a set of computer program that run or control computer hardware and act as an interface between the application programs and users, कि जितने भी हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम उनके बीच में और हम यूजर्स जो कंप्यूटर को यूज करते हैं हमारे बीच में इंटरफेस का जो काम करता है, दैट इज आल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशंस होगी। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ विच सॉफ्टवेयर, यस सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपसे कहा गया है एक कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ डज नॉट हैव, कोई कंप्यूटर बूट ही नहीं कर पाएगा यदि उस कंप्यूटर के अंदर क्या नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। किसी भी कंप्यूटर को बूट करने के लिए, सारी फाइल्स को लोड करने के लिए, जो हमारे सारे रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे हार्डवेयर जो भी साथ में अटैच है, वो सब कुछ प्रॉपर्ली वर्किंग है या नहीं है, तो उन सबको प्रॉपर्ली उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उनको यूज करने के लिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना मस्ट है। विंडो क्रैश होगी तो आपका कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। तो एक प्लेटफॉर्म है जो हमें कंप्यूटर के साथ वर्क करने का एक जरिया दे जाएगा, जहां से हम टास्क कर सकते हैं कंप्यूटर पे। तो कह रहे हैं कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। Which disk is used to cool boot a PC? कौन सी चाहिए होगी, सिस्टम डिस्क चाहिए होगी cool boot के लिए भाई।
The process to start or restart the computer is known as booting. Yes, and all the time a computer is switched on, its operating system has to stay in. किसके अंदर होना चाहिए? जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ पे चला जाता है? लोड कहाँ पे होता है भाई? प्राइमरी स्टोरेज के अंदर। हम वो क्या करता है हमारे हार्ड डिस्क से किसमें? हमारी प्राइमरी स्टोरेज के अंदर उसको लोड कर देता है। तो कह रहे हैं ऑल द टाइम ए कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, जैसे आपका कंप्यूटर स्विच ऑन होता है, इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज टू स्टे, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे स्टे करना पड़ता है? इसकी प्राइमरी स्टोरेज के अंदर में, ठीक है, विच इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स लोकेशन एंड स्टेटस। अब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है? फाइल मैनेजमेंट का, स्टोरेज मैनेजमेंट का, मेमोरी मैनेजमेंट का, आपका डिवाइस मैनेजमेंट का, ये सारे सारे टास्क किसके द्वारा किए जाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो विच इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स लोकेशन एंड स्टेटस, कि जो आपकी इंफॉर्मेशन उसको कीप ट्रैक करना है कि वो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका स्टेटस क्या है, वो सब का सब किसके अंडर मैनेज किया जाता है? स्टोरेज मैनेजमेंट में, डिवाइस मैनेजमेंट में, या फिर मेमोरी मैनेजमेंट में। तो ये किसके अंदर मैनेज किया जाता है? भाई आपकी फाइल कहाँ पे है, कितना डाटा उसने कितने एमबी की फाइल है, किस दिन क्रिएट की गई थी, उसके सारे स्टेटस के बारे में, और कितनी उसने मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा। तो ये सब कुछ कहाँ पे मैनेज किया जाता है? आपका स्टोरेज मैनेजमेंट के अंडर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है विच इज यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स लोकेशन एंड स्टेटस, दैट इज स्टोरेज मैनेजमेंट हो जाएगा भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट बी वर्कड एज ए, ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट वर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी तरह वर्क करता है? एज ए प्रोसेस मैनेजर, डिवाइस मैनेजर, मेमोरी मैनेजर, कम्युनिकेशन मैनेजर। तो किसकी तरह काम नहीं करता है? तो यहाँ पर भी मेमोरी मैनेजर तो होता है, डिवाइस मैनेजर भी होता है, प्रोसेसर मैनेजर भी होता है, तो क्या आ जाएगा? कम्युनिकेशन मैनेजर आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। विच आर द फीचर्स, हमने टास्क किए थे कि कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, तो डिवाइस मैनेजर होता है, ये प्रोसेसर मैनेजर भी होता है, मेमोरी मैनेजर भी होता है, फाइल मैनेजर होता है, लेकिन कम्युनिकेशन मैनेजर नहीं होता, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं विच ऑफ द फीचर्स ऑफ द मल्टी प्रोसेसर, हमने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। हमसे पूछा गया है मल्टी प्रोसेसिंग की फीचर्स बताओ, किसकी? मल्टी प्रोसेसिंग। जहां पर वर्ड मल्टी प्रोसेसिंग आ जाता है तो प्रोसेसिंग का मतलब होता है आपका प्रोसेस करना, मतलब ए मोर देन वन प्रोसेसर का होना, वो आपका मल्टी प्रोसेसिंग होती है। वहां पर सिंगल सीपीयू नहीं होता, वहां पे मोर देन वन सीपीयू होते हैं, जहां पर आप क्या कहते हैं मल्टीपल प्रोग्राम्स आप क्या करते हैं रन करते हैं, लेकिन मल्टीपल प्रोसेसर्स के ऊपर। तो कह रहे हैं मल्टीपल प्रोसेसर की आपको फीचर्स बताने हैं भाई। फर्स्ट, इट इंक्रीज रिलायबिलिटी, इसकी वजह से रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। इट डिस्ट्रीब्यूट टास्क, इसी वजह से काम क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है, छोटा हो जाता है कि आप काफी सारे लोग मिलकर एक चीज पे काम कर रहे हैं, तो काम क्या होता है? फटाफट जल्दी हो जाएगा। तो इट डिस्ट्रीब्यूट टास्क। थर्ड, इट सेव मनी कंपेयर टू द मल्टीपल सिंगल सिस्टम, क्या आपने काफी सारे लोग सिस्टम लगा दिए, हर एक पे एक पर्सन बैठा है, वो काम करने लग रहा है, ठीक है, एक सिस्टम पे एक सिस्टम पे फिर वो मिलके काम कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं इट सेव मनी, ये मनी को सेव करता है कंपेयर में, किसी कंपेरिजन में कि मल्टीपल सिंगल सिस्टम लगाने के बजाय आप मल्टी प्रोसेसर लगाओगे तो काम जल्दी हो जाएगा, पैसा भी बचेगा और काम भी बढ़ जाएगा हिस्सों में, और इससे क्या है रिलायबिलिटी भी बढ़ती है कि अलग अलग लोग कर रहे हैं, कोई चीज किस तरीके से कर रहा है, वो किस चीज में कर रहा है, एक अंडर एक उसमें ऑब्जर्वेंस में रहेगा कि हाँ ये सब मिलकर कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है प्रॉपर वे में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? मल्टी प्रोसेसिंग की आपकी फीचर्स हो जाएंगी। मोर रिलायबल, आपका मनी सेविंग, टाइम सेविंग, और आपका टास्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपका, ठीक है। तो तीनों इसकी क्वालिटी हो जाएगी। उसके बाद करें द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे भाई? एक ही टाइम पर एक से ज्यादा एप्लीकेशन जब रन की जाती है तो उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहेंगे, या फिर आपकी मल्टी टास्किंग कहेंगे, या मल्टी यूजर कहेंगे, या टाइम शेयरिंग कहेंगे। भाई आपसे पूछा गया है एक ही टाइम पर, सेम टाइम पर मोर देन वन एप्लीकेशन आपकी जो रन हो रही है, तो टास्क क्या कहलाएगा? कहेंगे मल्टीटास्किंग, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? मल्टीटास्किंग। एक सिंगल टाइम पर एक से ज्यादा एप्लीकेशन का रन करना क्या कहलाएगा? मल्टीटास्किंग कहलाएगा। टाइम शेयरिंग में तो क्या होता है? एक यूनिट टाइम के लिए हर एक के पास आपका ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन हो, आपका सीपीयू असाइन होता है, वो उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के अंदर ही उस टास्क पे परफॉर्म करता है, फिर अगला टाइम स्लॉट पे वो दूसरी एप्लीकेशन पे काम करता है, फिर उससे नेक्स्ट वाले पे काम करता है। तो वहां पर टाइम डिवीजन होता है, जहां पर टाइम शेयरिंग होती है। मल्टीटास्किंग क्या है? एक साथ मोर देन वन एप्लीकेशन मल्टीटास्क, ठीक है,
एक से ज्यादा एप्लीकेशन एक टाइम में रन करेंगे उसको क्या कहेंगे, मल्टीटास्किंग कहेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। क्या करते हैं, मल्टी प्रोग्राम, नाम मल्टी प्रोग्राम होता है एक से ज्यादा प्रोग्राम, तो मल्टी प्रोग्राम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट मोर जॉब्स एट द सेम टाइम, एक ही समय पर मोर जॉब्स, एक से ज्यादा जॉब्स को परफॉर्म करते हैं, वो क्या कहलाएगा, मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाएगा ये हमारा। इम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड, इम्बेडेड क्या होता है कि आपका इनबिल्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके उसके अंदर ही डिवाइस के अंदर ही इनबिल्ट होता है, वो इम्बेडेड बोला जाता है। तो इम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किसमें यूज किया जाता है, on a disk operating desktop operating system, on a network PC, on a network server, on a mainframe और on a PDA। किसके ऊपर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, याद रखना एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा ऑन ए PDA यूज किया जाता है, जो है एक हैंड हेल्ड डिवाइस होता है, जो छोटा सा डिवाइस होता है जो आपके हथेली पर ही आ जाए। तो ठीक है, आपका PDA के ऊपर के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ऑन अ PDA। ठीक है, नेक्स्ट है simultaneous processing of two or more programs by multiple processor is called। यहाँ पे आपको साफ साफ क्लियरली मेंशन कर दिया है, मल्टीपल प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं लेकिन ऑन मल्टीपल प्रोसेसर्स, मतलब प्रोसेसर्स क्या है, मोर देन वन है। मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर, टाइम शेयरिंग के अंदर, मल्टीटास्किंग के अंदर जो प्रोसेसर होगा वो सिंगल होगा, लेकिन मल्टी प्रोसेसर के अंदर या मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर जो सीपीयू होंगे, जो प्रोसेसर होंगे, मोर देन वन होंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया गया है द साइमल्टेनियस का मतलब है एक साथ प्रोसेसिंग होना टू और मोर प्रोग्राम्स के ऊपर बाय मल्टीपल प्रोसेसर इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग कहेंगे, मल्टीटास्किंग कहेंगे, टाइम शेयरिंग कहेंगे या मल्टी प्रोसेसिंग कहेंगे। तो हम इसको क्या कहेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग। जहां पर भी आपके क्वेश्चन में मल्टीपल प्रोसेसर मेंशन करते हैं तो हम आपको क्या करके ना, मल्टीपल प्रोसेसिंग हो जाएगा भाई हमारी ये यूनिट। उसका द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज सेल्फ कंटेन्ड इन ए डिवाइस, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सेल्फ कंटेन्ड होता है, डिवाइस के अंदर ही होता है, एंड रेजिडेंट इन द रोम, और रोम के अंदर आपका स्टोर रहता है, सेव रहता है, इज नोन एज, उसको हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे, उसको हम इम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिवाइस के अंदर ही है, एम्बेडेड है उसके साथ ही, और वो रोम के अंदर है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। हमने बताया था एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें मिलता है, उन्हें PDA डिवाइस के ऊपर मिलता है। उसके बाद करें, अ फ्रंट एंड प्रोसेसर इज यूज्ड इन, एक फ्रंट एंड प्रोसेसर, बैक एंड नहीं, फ्रंट एंड पे जो प्रोसेसर है, फ्रंट एंड प्रोसेसर इज यूज्ड, किसके अंदर यूज किया जाता है फ्रंट एंड प्रोसेसर, आपका टाइम शेयरिंग के अंदर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग, मल्टीपल प्रोसेसिंग, वर्चुअल स्टोरेज या टाइम शेयरिंग। तो ये फ्रंट एंड प्रोसेसर इज यूज्ड इन टाइम शेयरिंग हो जाएगा। What are the two basic type of operating system? आपको दो बेसिक टाइप बताने ऑपरेटिंग सिस्टम की, दो बेसिक टाइप बताओ कि भाई ये तो क्या है आपकी है, ये तो बेसिक होती है, उसके बाद एडवांस में चाहे कुछ भी आ रहा है। तो दो बेसिक टाइप ऑफ की जो स्टार्टिंग से आ रही है कौन कौन सी है, एक तो बैच वाली, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक आपकी कौन सा, टाइम शेयरिंग वाली। यहाँ पे हो जाएगा बट आर द टू बेसिक टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की दो बेसिक टाइप बताओ, तो कौन सा हो जाएगा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, कैसे होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूट करना, नाम से पता चल रहा है, टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, उन पार्ट्स को अलग अलग यूजर्स को असाइन करना, उन पे सब मिलकर काम कर रहे हैं, उसके बाद उसको असेंबल करना, फिर वो एक यूनिट की तरह उस पर देखना कि क्या टास्क का परफॉर्म हुआ। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व क्या करना, सोल्विंग computing problems by breaking them into smaller parts that are separately processed by the different computer। अलग अलग कंप्यूटर के ऊपर वो डिफरेंटली क्या अलग अलग उन पे टास्क किया गया, उसके बाद एट द एंड जो सबकी तरह काम हो गया, हाँ मैंने ये काम करना था, इसको ये काम दिया आपने, इसको ये काम दिया, और वो पूरी प्रॉब्लम को आपने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर अलग अलग यूजर्स ने अलग अलग सिस्टम पर उन पे काम किया, फिर उसके बाद उसको लास्ट में असेंबल किया गया। तो वो क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेसिंग कहलाती है हमारी। What happen when you boot up a PC? जब एक पीसी को बूट अप करते हो तो क्या होता है, पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी। जैसे ही आप कंप्यूटर को बूट करते हो, आप स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो पोर्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो क्या रहता है आपकी स्टोरेज से, आपकी जो कौन सी डिस्क से, हार्ड डिस्क से किसके अंदर आता है, आपकी मेन मेमोरी के अंदर आके लोड हो जाता है।
जैसे आप बूट करोगे तो आपका पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट क्या करता है, हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में आ जाता है। उसके बाद विच इज द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड एंड रिएक्ट इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टाइम, कैसे लग रहा है इसी टाइम, जिस टाइम पे आप काम कर रहे हो उसी टाइम पे क्या कर रहा है, आपको रियल टाइम पे वो काम परफॉर्म करके दे रहा है, उसी टाइम पे आपको लग रहा है हाँ अभी तो मैंने आपने एंटर किया और सामने आपके सामने रिजल्ट। जैसे हम बैंक के अंदर है, आपने एंटर किया कितने पैसे मुझे निकलवाने, उसी टाइम पे आपने एंटर किया और आपको प्रोसेसिंग हुई, उसके ऊपर आपको जितना पैसा मिलना था आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो गया और आपने 5000 डाला था, 5000 आपको हैंड में मिल गया। तो वो क्या होता है, रियल टाइम होता है अभी, ठीक है। तो जो आपकी रेलवे का जो रिजर्वेशन होता है, बैंकिंग का जो टास्क होता है, वो जो किस पे होता है, वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे होता है। तो कह रहे हैं कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड्स, जो पढ़ता है, एंड रिएक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टाइम, कि अभी जो एक्चुअल टाइम उसी समय पर वो क्या करता है, रीड करता है इंस्ट्रक्शंस को, उसी टाइम पे उस पर रिएक्ट करते हैं। तो क्या कहलाएगा हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा भाई। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम यू यूज डिपेंड ऑन योर कंप्यूटर, किस पे, कि आप किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, रियल टाइम यूज कर रहे हो, मल्टी प्रोसेसिंग यूज कर रहे हो, टाइम शेयरिंग यूज कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो आपका, तो वो चीज किस पे डिपेंड करती है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, किस पे डिपेंड करेगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम के किस पे, प्लेटफॉर्म के वो किस तरह का है उस पर डिपेंड करता है। The type of the operating system you use depend on your computer input output device, on your computer browser, on your computer platform। तो किस पे, on your computer platform पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर पे यूज कर रहे हो। नेक्स्ट है व्हाट इज small unit of time during which a resource allocated to user and the time sharing system, वो क्या कहलाता है, कि वो small unit of time उसको आप क्या नाम दोगे जिसके लिए आपका कंप्यूटर असाइन होता है उस पर्टिकुलर टाइम शेयरिंग वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में, उस टाइम यूनिट को क्या कहा जाता है, नाम बताना है आपको उसको, कि व्हाट इज द स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच अ रिसोर्स एलोकेटेड टू यूजर इन द टाइम शेयरिंग सिस्टम, टाइम क्वांटम, टाइम ग्रुप, टाइम स्लाइस। तो यहाँ पर भाई दोनों चीज करेक्ट है, ए वाली भी और सी वाली भी। टाइम क्वांटम भी कहते हैं हम उसको और टाइम स्लाइस भी कहते हैं। टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम क्या है, यूनिट टाइम जिसके लिए आपका कंप्यूटर क्या होता है, असाइन होता है आपकी अलग अलग प्रोसेसेस को, और पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम वो क्या कहलाता है, टाइम स्लाइस कहलाती है हमारी, या टाइम क्वांटम कहलाता है। उसको कहते हैं द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू अनेबल टू और मोर program to execute simultaneously in a single computer system by a single processor। वो क्या, एक सिंगल प्रोसेसर है और आपके मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर सिस्टम पर सिंगल प्रोसेसर के द्वारा अगर मल्टीपल प्रोग्राम किए जा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, मल्टीपल प्रोग्रामिंग कहा जाएगा। द टर्म टाइम शेयरिंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय, अगर टाइम शेयरिंग है आजकल, अब वो चलन में नहीं, टाइम शेयरिंग नहीं करते तो उसको अब आजकल क्या कहा जाता है, उसको मल्टीटास्किंग कहा जाता है। कह रहे इन द टर्म टाइम शेयरिंग हैज बीन रिप्लेस्ड, रिप्लेस कर दी गई है अब किसके साथ, मल्टीटास्किंग के द्वारा। टाइम शेयरिंग का मतलब भी क्या है कि टाइम आपका डिवाइड कर दिया गया है कि हर प्रोग्राम को इतने टाइम के लिए आपका सीपीयू असाइन होगा। और मल्टीटास्किंग भी क्या है कि एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम्स क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रोसेसर एक ही है तो एक टाइम पे एक प्रोसेसर एक ही प्रोग्राम को रन कर सकता है, लेकिन वो इतना स्पीड से रन करता है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि ये वन वन करके प्रोसेस हो रही है। हमें लगता है कि सब सारी प्रोसेस एक साथ ही हो रही है, ठीक है, लेकिन वो होती है टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। लेकिन उनके होने की जो टाइम है वो बहुत फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट होती है, इसलिए हम उसको पहचान नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है, सीक्वेंस में हो रहे हैं कि ये एक साथ हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो टाइम शेयरिंग है टर्म वो रिप्लेस कर दी गई है, आजकल वो चलन में नहीं है। अब जो यूज किया जाता है वो क्या यूज करते हैं, हम कह सकते हैं मल्टीटास्क, टाइम शेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज मल्टीटास्किंग सिस्टम। याद रखना, टाइम शेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज मल्टीटास्किंग सिस्टम। Which operating system is the most widely used for the personal computer? पर्सनल कंप्यूटर पे जो हमारे मोस्टली घरों में होते हैं डेस्कटॉप वगैरह, हम जो लैपटॉप यूज करते हैं, जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर है उन पर मोस्टली कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, हमें पता है विंडो ज्यादा यूज होता है, डोस को भी ऑपरेट करना, लिनक्स को ऑपरेट करना इजी नहीं है। तो ये कह रहे हैं विंडो क्या है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर द पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर पे विंडो यूज होता है हमारा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम।
लिनक्स इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। लिनक्स भी क्या है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप है, ठीक है, उसका एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम ही है लिनक्स। वो कह रहे हैं वो किस तरह का है, शेयरवेयर है, कमर्शियल है, या फिर आपका ओपन सोर्स है। तो लिनक्स याद रखना, लिनक्स क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है भी आपका, ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स में वही रहता है कि जहां पर आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज आती है और आपको लगता है कि हम नीड है, तो ओपन सोर्स में क्या रहता है, आप उसके अंदर चेंजेस कर पाते हैं, उसके सोर्स कोड के अंदर। तो लिनक्स इज ए टाइप ऑफ द ओपन सोर्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फर्स्ट प्रोसेस लॉन्च्ड बाय द लिनक्स कर्नल के द्वारा सबसे पहले कौन सी प्रोसेस लॉन्च की जाती है, सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आपकी, बैच प्रोसेस, बूट प्रोसेस, ज़ॉम्बी प्रोसेस, या इनिशिएट प्रोसेस। तो इसके अंदर कौन सी आएगी भाई, जैसे ही आपका लिनक्स रन होता है तो सबसे पहले जो यूज की जाती है INIT प्रोसेस, इनिशियलाइज कह सकते हो, ठीक है। तो कह रहे हैं विच इज द फर्स्ट प्रोसेस, कौन सी पहली प्रोसेस होगी जो लॉन्च की जाती है बाय द लिनक्स कर्नल के द्वारा, तो क्या आएगा, दिस वन, INI, इनिशिएट प्रोसेस, INIT। उसके बाद कह रहे हैं विच लोडर इज एग्जीक्यूटेड व्हेन ए सिस्टम इज फर्स्ट टर्न ऑन और रीस्टार्टेड। जब एक सिस्टम को फर्स्ट टाइम रन किया जाता है या ऑन किया जाता है, रीस्टार्ट किया जाता है, विच लोडर इज एग्जीक्यूटेड, तो वो क्या होता है, कंपाइल एंड गो, कंपाइल करो एंड गो। लोडर की बात हो रही है, कौन सा लोडर, सबसे पहले आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ऑन होता है, तो क्या होता है, सबसे पहले आपका कौन सा लोडर, कंपाइल एंड गो भाई। नेक्स्ट है what does the computer basic input output contain to maintain its data with a user of a battery for the period when the system is powered down। वो कौन सा यूज किया था, what does the computer basic, BIOS का मतलब क्या था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS की कई फुल फॉर्म आती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपका। तो यहाँ पे कह रहे हैं what does the computer BIOS contain टू मेंटेन इट्स डाटा, डाटा को मेंटेन करने के लिए कौन सा क्या करता है वो, CMOS, इसका यूज करता है CMOS का भी। व्हेन द यूजर यूज ऑफ अ बैटरी फॉर द पीरियड व्हेन द सिस्टम इज पावर्ड डाउन, तो किसका यूज करता है, CMOS का। व्हाट इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ द इनिशियलाइजिंग अ पर्सनल कंप्यूटर विद इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले वाली प्रोसेस क्या कही जाती है, जब आपके पर्सनल कंप्यूटर को इनिशियलाइज किया जाता है, किससे, विद इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमें पता है बूटिंग बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या किया जाता है, इनिशियलाइज किया जाता है, तो प्रोसेस क्या कराएगी, बूटिंग कराएगी। तो वो डेफिनेशन को कैसे भी घुमा के दे सकते हैं, तो आपको क्लियर करना है कि बूटिंग का मतलब क्या है और ये इस लाइन में कहना क्या चाहते हैं। फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे रहता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड्स इन, कहाँ पे रहता है, हमारा हार्ड डिस्क में रहता है, लेकिन जैसे हम ऑन करते हैं फिर वो हमारा मेन मेमोरी में आता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे रिसाइड करता है, आपका हार्ड डिस्क के अंदर में। उसके बाद कह रहे हैं द हार्डवेयर मैकेनिज्म दैट अनेबल ए डिवाइस टू नोटिफाई द सीपीयू इज कॉल्ड एज, कह रहे हैं द हार्डवेयर मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म दैट अनेबल अ डिवाइस, किसी डिवाइस को नोटिफाई करने के लिए द सीपीयू, नोटिफाई द सीपीयू इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, हम बोलते हैं कोई भी हम टास्क परफॉर्म करवाते हैं तो उसके लिए जो भी चीजें होती हैं, किसी इनपुट डिवाइस को यूज करना है, किसी आउटपुट डिवाइस को यूज करना है, कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, मेमोरी के एलोकेशन से, वो सब कुछ जो किसकी हेल्प से होता है, उस वो होता है भाई सिस्टम कॉल की हेल्प से। क्या बोलते हैं हम उसको, सिस्टम कॉल बोलते हैं भाई हर एक चीज के लिए। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, द हार्डवेयर मैकेनिज्म दैट अनेबल करता है एक डिवाइस को टू नोटिफाई द सीपीयू, तो सीपीयू को क्या करे, नोटिफाई करे, हाँ भी इसकी रिक्वायरमेंट है, ये यूज करना है, इसकी तरफ से वो है, वो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, इज कॉल्ड एज सिस्टम कॉल, उसको कहा जाएगा सिस्टम कॉल भैया। उसके बाद है द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द प्रोसेसर इन ए कंप्यूटर इज रेफर्ड टू एज, किसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉम्बिनेशन प्लस में प्रोसेसर इन ए कंप्यूटर इज रेफर्ड टू एज अ कंप्यूटर, क्या प्लेटफॉर्म बोलेंगे उसको, कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस में आपका प्रोसेसर है, उसके कॉम्बिनेशन को क्या नाम दिया जाएगा, प्लेटफॉर्म नाम दिया जाएगा, जहाँ पे आप जाके काम अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हो। एक प्लेटफॉर्म है ना, एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे मैं काम कर सकूँ, तो वो प्लेटफॉर्म आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस में आपका प्रोसेसर प्रोवाइड करवाता है, उसको हम क्या करेंगे प्लेटफॉर्म। विच आर द फॉलोइंग इज और आर द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट होते हैं, कर्नेल, डिवाइस ड्राइवर्स, यूजर इंटरफेस, सिस्टम यूटिलिटीज,
कौन से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट होते हैं? ये सब के सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट है। कर्नल भी उसी का पार्ट होता है। जो डिवाइस के जो ड्राइवर्स होते हैं कि कोई भी आपका, हम कह रहे हैं ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर इंस्टॉल कर लो, आपका बेशक आपने क्या किया हुआ है, कीबोर्ड अटैच किया हुआ है, माउस अटैच किया हुआ है, लेकिन उसका ड्राइवर नहीं है तो वो वर्क नहीं करेगा। तो जो डिवाइसेस के ड्राइवर्स होते हैं वो यूजर इंटरफेस और आपका सिस्टम यूटिलिटी, जो सिस्टम से रिलेटेड जो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं आपके सिस्टम पे प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, वो सारे सारे किसके पार्ट होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के ही पार्ट होते हैं। बेसिकली ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा यहाँ पे। व्हिच इज कॉल्ड एज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। किस टर्म को बोला जाता है? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। यदि कोई प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन में काम कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोसेस कहेंगे। एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, यदि कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है तो उसको क्या नाम दिया जाएगा भाई? प्रोसेस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रोसेस। हमसे पूछा गया प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस। प्रोसेस की आप वो कह सकते हो डेफिनेशन है। अ प्रोसेस हैविंग मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ कंट्रोल इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है कि किसी प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स हैं। मल्टीपल थ्रेड्स का मतलब क्या होता है भाई? मल्टी थ्रेडिंग भी मैंने आपको करवाई थी। मल्टी थ्रेडिंग क्या थी? एक सिंगल प्रोसेस को काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अरे इन पार्ट्स को आप क्या नाम देते हो? थ्रेड नाम देते हो। इसमें क्या हेल्प होती है कि हर एक थ्रेड पर आपका एक साथ काम होना स्टार्ट हो जाता है। एक तो आपकी एक पूरी बड़ी प्रोसेस है, वो वर्क करके हो रही है, उसको हम कह रहे हैं 2 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं। एक आपने उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया, थ्रेड्स बना दिए, उस प्रोसेस के पार्ट्स बना दिए और उन सब पे एक साथ काम कर रहे हैं ताकि वो काम जल्दी खत्म हो जाए। तो अभी क्या है? अ प्रोसेस हैविंग मल्टीपल थ्रेड ऑफ कंट्रोल इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है? मोर देन वन टास्क एट ए टाइम। इसका मतलब है एक समय पर एक से ज्यादा काम एक ही समय पर होंगे। मतलब एट द सेम टाइम आप क्या करोगे? मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर पाओगे, मल्टीपल थ्रेड्स पर वर्क कर पाओगे। उसको हम क्या कहते हैं? मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है द ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइन द मैनर इन विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग अकर्स एक्सेप्ट, किसको कह रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइन करता है, बताता है हमें किसके बारे में? मैनर्स, किस तरीके से ऑल ऑफ द फॉलोइंग अकर्स, ये सारे काम किस प्रकार से होंगे। लेकिन एक्सेप्ट, एक चीज को छोड़कर बाकी सबके बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि कोई काम किस तरीके से होगा। कौन कौन सा? यूजर इंटरेक्शन विद द प्रोसेसर, ये कौन डिटरमाइन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की यूजर की इंटरेक्शन किसके साथ? प्रोसेसर के साथ। ये तो हमें पता ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन टास्क ये होता है कि इंटरफेस होता है वो किसके बीच में? हमारे बीच में और आपके कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। तो ये टास्क को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सेकंड है प्रिंट आउट आउटपुट, कि प्रिंट आउट के आउटपुट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसको मैनेज करने का काम प्रिंट आउट की क्यू, वो कौन मैनेज करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। डाटा डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर, जो भी डाटा है, आपने कोई टास्क परफॉर्म किया, अब आपके आउटपुट को मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाने में भी हेल्प कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड यूजर क्रिएशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, लेकिन यूजर क्रिएशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट को क्या है? इस मैनर को ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल नहीं करता है। वो इस चीज के अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करता कि आपको ऐसे नहीं बनाना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना। तो कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइन करता है मैनर, किस तरीके से ऑल ऑफ द फॉलोइंग अकर्स एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? यूजर क्रिएशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट। यदि यूजर किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहा है तो उसके अंदर उसकी कोई इंटरफेयर नहीं होती है, किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ये वाला काम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता, जहाँ पे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। बाकी सारे टास्क किसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो ऑल ऑफ द, बाकी सब तो ठीक है, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा, यूजर क्रिएशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द मैनर ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन आपका क्या करता है? डिटरमाइन करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में और यूजर के बीच में किस तरीके का मैनर रहेगा ऑफ द इंटरेक्शन, किसके द्वारा? यूजर इंटरफेस के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है कि हमारे बीच में कंप्यूटर सिस्टम के बीच में किस तरह का क्या रहेगी? इंटरेक्शन रहेगी। तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? यूजर इंटरफेस कहा जाएगा। ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट बी हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, किस एरर को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल नहीं किया जाता? फर्स्ट है पावर फेलियर को, सेकेंड है लैक ऑफ पेपर इन द प्रिंटर, प्रिंटर के अंदर पेपर ज्यादा नहीं है, आपको कमांड दे दी लेकिन उसको वहां पर इनफ पेपर है ही नहीं, सेकंड वो चीज है। थर्ड है कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क, नेटवर्क के अंदर काफी सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, कनेक्शन फेलियर हो गया, कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क। और फोर्थ डस्ट आउट फ्रॉम द सिस्टम यूनिट, डस्ट आउट करना फ्रॉम द सिस्टम यूनिट, किस एरर को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल नहीं किया जाता? तो यहाँ पर भी आपका फोर्थ वन हो जाएगा डस्ट आउट फ्रॉम द सिस्टम यूनिट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल नहीं किया जाता। पावर फेलियर वाला भी किया जाता है, प्रिंटर के अंदर इनफ पेपर नहीं है तो उसका एरर भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से शो होता है कि भाई इनफ पेपर नहीं है, तो आप क्या करो पेपर उसके अंदर डालो, तभी तो हमें पता चलता है नीचे हमें
एक मैसेज आ जाता है कि इनफ पेपर नहीं है, तो उसको क्या किया जाता है, हम वहाँ पे और पेपर रखेंगे, उसके बाद हमारी कमांड कंप्लीट हो जाएगी। और आपका क्या है, पावर फेलियर को भी हैंडल किसी द्वारा किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा नहीं आएगा, डस्ट आउट फ्रॉम द सिस्टम यूनिट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड सेट ऑफ द फंक्शन थ्रू व्हिच एप्लीकेशन इंटरेक्शन विद द कर्नल, कौन से स्टैंडर्ड सेट है वो फंक्शंस के जिसके द्वारा आपके क्या कहता है, कर्नल को उसके साथ इंटरेक्शन की जाती है। विच एप्लीकेशन इंटरेक्ट विद कर्नल, कौन सी एप्लीकेशन है जो आपकी कर्नल के साथ क्या करती है, इंटरेक्शन करती है, तो कौन सी हो जाएगी, कर्नल कोड, कंपाइलर, यूटिलिटी प्रोग्राम या फिर सिस्टम लाइब्रेरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सिस्टम लाइब्रेरी। कर्नल के साथ इंटरेक्शन को कौन हैंडल करती है, सिस्टम लाइब्रेरीज, सिस्टम लाइब्रेरीज हैंडल करती है। नेक्स्ट है आपका मल्टी थ्रेडिंग होने मल्टी सीपीयू मशीन क्या है, अगर मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हो मल्टीपल सीपीयू के, मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है एक ही प्रोसेस को आपने काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वो तो हो गए मल्टीपल थ्रेड्स, लेकिन इन मल्टीपल थ्रेड्स को आप मल्टीपल सीपीयू पे कर रहे हो, मतलब प्रोसेसर आपका मोर देन वन है, तो उस केस में क्या होगा, डिक्रीज कंकरेंसी, डज नॉट अफेक्ट द कंकरेंसी, कैन इंक्रीज और डिक्रीज द कंकरेंसी और इंक्रीज द कंकरेंसी। तो भाई इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज कर देगा कंकरेंसी, एक साथ सारे सब पे क्या होगा, काम बढ़ रहा है आपका, तो मल्टीपल सीपीयूज हैं, सारे पार्ट्स में डिवाइड है, फटाफट क्या हो जाएगा, काम हमारा परफॉर्म हो जाएगा। तो मल्टीपल थ्रेडिंग और मल्टीपल सीपीयू से मशीन में क्या होगा, इंक्रीज कर देगा, कंकरेंसी को बढ़ा देगा। टू बूट द सिस्टम द कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद क्या है ये आपका, व्हाट इज द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेस मैनेजमेंट, कौन होता है, कौन सा प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करता है, प्रोसेसर को मैनेज करता है, प्रोसेसर की मैनेजमेंट को कौन हैंडल करता है आपका, तो उसको नाम दिया जाता है ट्रैफिक कंट्रोलर। ट्रैफिक का मतलब देखो, वैसे तो हम जनरल अपनी लैंग्वेज समझे तो ट्रैफिक मतलब ये भीड़ भाड़ है, ऐसे जब काफी सारी प्रोसेसेस एक साथ क्यू में आ जाती है जिन पे टास्क परफॉर्म करना है, उनको मैनेज करने का काम, प्रोसेसर को मैनेज करने का काम, कि किस प्रोसेस को आप पहले आपका प्रोसेसर असाइन होगा, किसको बाद में असाइन होगा, कितना टाइम दिया जाएगा, किस तरीके से, उन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है भाई, ट्रैफिक कंट्रोलर करता है। कौन करता है, ट्रैफिक कंट्रोलर करेगा भाई, ठीक है। उसके बाद क्या है, द ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए डिवाइस मैनेजमेंट कीप ट्रैक ऑफ द डिवाइसेस, आपका चैनल्स कंट्रोल यूनिट इज आल्सो कॉल्ड एज इनपुट आउटपुट ट्रैफिक कंट्रोलर, उसको भी क्या कहेंगे, इनपुट और आउटपुट के ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाएगा। नेक्स्ट है विच इज नॉट द कैटेगरी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क, कौन सी कैटेगरी ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क नहीं कहलाती, मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। मैंने बताया था फाइल मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, और आपका क्या था, फाइल मैनेजमेंट, और आपका क्या, प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है आपका। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सी कैटेगरी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की नहीं है टास्क परफॉर्म करने की, वायरस प्रोटेक्शन, प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। भाई बाकी चारों तो है, हमने 5 मेन पढ़े हैं, बाकी चारों तो है, प्रोसेसर भी होता है, मेमोरी भी होता है, फाइल भी होता है, डिवाइस भी होता है, कौन सा नहीं है, वायरस प्रोटेक्शन आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क में नहीं आता। वायरस के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, फायरवॉल वगैरह हमारे क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को यूज करते हैं, हमारे जो अदर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। तो वायरस प्रोटेक्शन आपका टास्क नहीं है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी। उसके बाद कह रहे हैं शेल इज द एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ, किसकी, शेल किसके अंदर आती है, शेल इज द एक्सक्लूसिव फीचर है किसकी भाई, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की, यूनिक्स की आ जाएगा। शेल किसकी है, यूनिक्स की, एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ यूनिक्स। द फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटन इन, जो सबसे पहला फर्स्ट हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, द फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था भाई, सी लैंग्वेज में लिखा गया था। फर्स्ट आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटन इन सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट है इन यूनिक्स नेम द सिस्टम कॉल व्हिच क्रिएट द न्यू प्रोसेस, न्यू प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए, किसी भी नई प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए किसके अंदर आपके भाई, यूनिक्स के अंदर, इन यूनिक्स के अंदर किसी भी नई प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए नेम द सिस्टम कॉल, कौन सी सिस्टम कॉल आपको यूज करनी पड़ेगी, सिस्टम कॉल बतानी है आपको, क्या लिखना पड़ेगा कि नई प्रोसेस क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है फोर्क, FORK। यूनिक्स के अंदर किसी भी नई प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए जो सिस्टम कॉल होगी वो क्या कराएगी, फोर्क कहलाएगा, FORK, ठीक है।
उसके बाद है हु इज द डेवलपर ऑफ यूनिक्स। यूनिक्स का आपका डेवलपर कौन था? केन थॉम्सन हो जाएगा भाई। यूनिक्स का डेवलपर पूछा गया किसने यूनिक्स को ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था, तो केन थॉम्सन आ जाएगा। उसके बाद है which of the following are the characteristics of Unix। यूनिक्स की characteristics कौन कौन सी है? मल्टी यूजर है, यस। मल्टीटास्किंग है, यस। कर्नल मैनेज डाटा है, यस। मोर सेफ देन विंडो, विंडो की कंपैरिजन में यूनिक्स ज्यादा सेफ होता है, यस। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएंगे। मल्टी यूजर भी है, मल्टीटास्किंग भी है और मोर सेफ देन विंडो भी है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएंगे। What is the operating system used by the Mac computer? Mac computer के द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यूज किया जाता है? तो क्या आ जाएगा भाई? Mac OS X। कौन सा हो जाएगा? Mac OS X। किसके द्वारा यूज किया जाता है? Mac कंप्यूटर्स के द्वारा आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है भाई। Which was the first Microsoft operating system? सबसे पहला माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था भाई? वो था हमारा MS-DOS। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है तो कौन सा है? MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है MS-DOS सपोर्ट फाइल नेम अप टू कैरेक्टर इन द लेंथ। MS-DOS है किसी फाइल का नेम कितने कैरेक्टर तक की लेंथ तक का सपोर्ट करता है? आपका मैक्सिमम 8 कैरेक्टर। फाइल का नेम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स? 8 कैरेक्टर। MS-DOS की बात करें, MS-DOS सपोर्ट फाइल नेम अप टू 8 कैरेक्टर इन लेंथ। व्हिच द फॉलोइंग आर द एक्सटेंशन इन DOS? DOS के अंदर एक्सटेंशन कौन कौन सी होती है? .exe फाइल भी होती है भाई, .bat फाइल भी होती है, ठीक है, और आपकी क्या है? com फाइल भी होती है। ये तीनों फाइल को क्या करता है? सपोर्ट करता है। MS-DOS के अंदर एक्सटेंशन पूछा किस किस को सपोर्ट किया जाता है? तो .exe वाली भी, .bat वाली भी, .com वाली भी, सी वाली। उसके बाद क्या है? इन DOS which of the following command is used to delete all the files as well as sub directory of a directory? किसी भी डायरेक्टरी में जितनी भी सब डायरेक्टरी हो रही है वो भी डिलीट करनी है, उन सब डायरेक्टरी में जितनी फाइल्स है उनको भी डिलीट करना है। उसके लिए आपकी कौन सी कमांड यूज की जाती है भाई? जब आपको किसी डायरेक्टरी के अंदर सारी की सारी तो सब डायरेक्टरी और उन सब डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं सबको यदि आपको रिमूव करना है तो जो कमांड यूज की जाएगी वो कौन सी यूज की जाएगी? डेल ट्री यूज की जाएगी। कौन सी यूज की जाएगी? डेल ट्री, डिलीट द ट्री। ये आपकी सब डायरेक्टरी फाइल सबको रिमूव कर देगा भाई हमारा, ठीक है। तो आपकी ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। बाकी क्वेश्चन देखते हैं, छोड़ के आपका हो गया। बाकी मैंने थ्रूपुट बता देगा। थ्रूपुट क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्यूटेड पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रूपुट बोलते हैं भाई। टर्न अराउंड टाइम क्या है? टाइम फ्रॉम द सबमिशन टू द कंप्लीशन ऑफ ए प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्न अराउंड टाइम। कि जब आपकी प्रोसेस सबसे पहले सबमिट की गई थी और उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगी तब तक का जो टाइम होगा वो क्या कहलाएगा? आपका टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा। उसके अंदर वेटिंग वाला भी आ गया, एग्जीक्यूशन का टाइम भी आ गया, आपका रेडी क्यू वाला, सबको ऐड ऑन करने के बाद जितना टाइम लगा कि सबसे पहले जब प्रोसेस आई एग्जीक्यूट होने के लिए वहां से लेके उसको वेट करने में, एग्जीक्यूट होने में जितना भी टाइम लगा वो हमारा क्या होगा? टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा। वेटिंग टाइम हमें पता ही है कि आपको रेडी क्यू में जितना टाइम वेट करना पड़ रहा है वो क्या हमारा रेडी आपका वेटिंग टाइम हो जाएगा। और रिस्पॉन्स टाइम, किसी भी प्रोसेस को फर्स्ट जो रिस्पॉन्स मिलता है तो उसको आपके आने से लेके उसको वेटिंग क्यू में जितना टाइम लगा उसके बाद जैसे जो फर्स्ट रिस्पॉन्स उसको मिला उसके ऊपर काम होना स्टार्ट हुआ वो हमारा क्या करेगा? रिस्पॉन्स टाइम। कि मेरे को 10 मिनट बाद मेरा नंबर आया तो 10 मिनट मेरा क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स टाइम। कि 10 मिनट के बाद आपको आपका टर्न आया, आपको काम करना स्टार्ट हुआ, चाहे आपके काम होने में आधा घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 5 मिनट लगे, 1 मिनट लगे, लेकिन आपको रिस्पॉन्स मिलने में कितना टाइम मिला? 10 मिनट लगे। तो 10 मिनट का हो जाएगा आपका रिस्पॉन्स टाइम हो जाएगा। उसके बाद मोस्टली तो आई थिंक हमने साथ कर ही लिया। इसमें कुछ टर्म्स हैं शायद 2-4 रहती हैं वो देख लेते हैं जो उसमें नहीं आई थी। सेल हमने पढ़ लिया। सेल किसकी फीचर्स होती है? हमारी यूनिक्स की होती है। फर्स्ट लाइनेक्स कर्नल विच सपोर्ट द SMP हार्डवेयर वाज लिनक्स 2.0 था हमारा।
वही ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे डिसाइड करता है, हार्ड डिस्क के अंदर। प्राइमरी जॉब ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या है, सबसे प्राइमरी जॉब की हम बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की प्राइमरी जॉब क्या है, काम क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, मैनेज दी रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को मैनेज करना इसका सबसे पहला काम होता है आपका। मल्टी थ्रेडिंग ऑन मल्टीपल सीपीयूज से क्या होती है, हमारी कॉन्करेंसी इंक्रीज हो जाती है हमारी। LRU एल्गोरिथम क्या होती है, आपकी जो LRU है कि आपकी लिस्ट रिसेंटली, आपकी क्या है, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। LRU एल्गोरिथम आई थिंक हमने नहीं पढ़ी है, हमारी जो भी हमने सब्जेक्टिव वाले पार्ट में पढ़ा था। LRU क्या है, आपकी एल्गोरिथम होती है आपकी सीड शेड्यूलिंग में हमारी जो आती है प्रोसेसेस के मैनेजमेंट में, कि LRU क्या है, लिस्ट रिसेंटली यूज, कि जिस फाइल को, जिस प्रोसेस को लिस्ट रिसेंटली बहुत लास्ट में बहुत कम यूज किया गया है, उसके अंदर क्या करना, उस प्रोसेस को पेज आउट कर देना, बाहर निकाल देना, उसकी जगह दूसरी प्रोसेस को असाइन कर देना। तो LRU एल्गोरिथम क्या है, पेज आउटेड दैट हैज बीन लिस्ट यूज रिसेंटली, जिसको अभी आपका बहुत कम यूज किया गया है उसको क्या कर दो, पेज आउट कर दो, मतलब मेमोरी से अपनी उस प्रोसेस को हटा दो और उसकी जगह पे दूसरी प्रोसेस जिसको रन करना है उसको ले आओ। तो ये क्या है, एक एल्गोरिथम है LRU। तो L की फुल फॉर्म है लिस्ट, R मतलब रिसेंटली, U का मतलब यूज, लिस्ट रिसेंटली यूज, जिसको हैज बीन यूज, जिस प्रोसेस को बहुत कम आपका यूज किया गया है उसकी बात होती है, ठीक है। उसके बाद राउंड रोबिन शेड्यूलिंग हमने कर ली थी, वो भी क्या थी, आपकी टाइम शेयरिंग पे डिपेंड नहीं थी, आपकी प्रिमिटिव थी हमारी पहली बात। उसके बाद है फ्रेम्स, किसे कहते हैं, फ्रेम्स का मतलब क्या है, फिजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक, इसको हम बोलते हैं फ्रेम। फिजिकल मेमोरी को, जो हमारी जो मेन मेमोरी है, फिजिकल मेमोरी को आप क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो फिक्स्ड साइज के ब्लॉक में, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम। फ्रेम तो क्या है, फिजिकल मेमोरी को फिक्स्ड साइज के ब्लॉक में डिवाइड कर देना, वो कहलाएगा फ्रेम हमारा, ठीक है। और हमारा पेजेस क्या है, लॉजिकल मेमोरी इज ब्रोकन इनटू ब्लॉक ऑफ द सेम साइज, इसको बोलेंगे पेजेस। पेजेस क्या है, लॉजिकल मेमोरी को, लॉजिकल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेम साइज के आपके पेजेस के अंदर, सेम साइज के अंदर कॉल्ड पेजेस। देखो जो आपका लॉजिकल एड्रेस होता है ना, वो तो सीपीयू की तरह जनरेट किया जाता है। जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, सीपीयू के द्वारा क्रिएट किया जाता है। फिजिकल एड्रेस आपकी जो मेन आपकी जो फिजिकल मेमोरी होती है वही है। तो फिजिकल मेमोरी को फिक्स्ड साइज के ब्लॉक में डिवाइड करना तो क्या कहलाएगा, फ्रेम कहलाएगा। और लॉजिकल मेमोरी को डिवाइड करना सेम साइज के ब्लॉक के अंदर, वो हमारा क्या कहलाएगा, पेजेस कहलाएगा। ना पेजेस क्या है, पेजिंग की प्रोसेस क्या है, पेजेस क्या है। तो पेजेस क्या है, लॉजिकल मेमोरी को ही आपने सेम साइज के ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, वो हमारा पेजिंग कहलाएगा। और फ्रेम हमारा क्या कहलाएगा, फिजिकल मेमोरी को करना हमारा फ्रेम कहलाएगा। पेजिंग में हमने बताया था, पेजिंग में कौन सी प्रॉब्लम आएंगे, आपसे पूछा जाएगा पेजिंग सफर फ्रॉम, कौन सी प्रॉब्लम से सफर करती है पेजिंग वाली प्रोसेस आपकी, तो वो आ जाएगा हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से। पेजिंग वाली प्रोसेस किससे सफर करती है, कौन सी प्रॉब्लम को फेस करती है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की। जो आपका जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की है कि आपका जो साइज है वो फिक्स साइज का है। अगर आपने 10 MB मान लिया, मैं तो बस ऐसे अज्यूम करें 10 MB मान लिया, लेकिन आपकी जो प्रोसेस आई वो कितने MB की थी, 2 ही MB की थी। तो लेकिन उस प्रोसेस को पूरा ब्लॉक असाइन हो गया, तो वो जो अंदर 8 MB एक्स्ट्रा बच गया, अब वहां पे कोई दूसरी प्रोसेस उसको असाइन नहीं हो सकती, वो ब्लॉक उसको असाइन हो गया। तो ये हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा, कि जहां पर आपकी प्रोसेस का साइज आपकी उसके साइज से क्या है, काफी कम है, तो जो एक्स्ट्रा स्पेस बच गया वो कहलाएगा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन पे हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या था, प्रोसेस की स्टेट ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, न्यू है, रेडी है, रनिंग है, वेटिंग और टर्मिनेटेड क्या होती है, प्रोसेस की स्टेट्स होती है भाई हमारी, ठीक है। उसके बाद है BOS की फुल फॉर्म क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की सेंस में, BOS भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। BOS आ जाएगा तो भारत, फिर OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, और S का मतलब क्या आ जाएगा, लास्ट वाले S का मतलब क्या आएगा, सॉल्यूशंस। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस आ जाएगा भाई BOS की फुल फॉर्म, ठीक है, जो हमारे CDAC के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है, सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग। हमारे जो इंडिया का है CDAC के द्वारा जो है वो क्या है, BOS, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। उसके बाद है SJF क्या है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट,
वो भी क्या होती है आपकी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। आपसे ये पूछ रहा था कि प्रिमिटिव है कि नॉन प्रिमिटिव है, तो ध्यान रखना शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आपकी क्या होती है, वो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों हो सकती है, लेकिन जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग होती है वो आपकी प्रिमिटिव होती है, जिसको बीच में इंटरप्ट किया जा सकता है, एक टाइम के बाद वो जाके दूसरे को असाइन हो जाते हैं। तो राउंड रॉबिन क्या होता है आपकी, प्रिमिटिव क्या होता है आपकी होती है, और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों तरह की हो सकती है भैया। उसके बाद थ्रेसिंग क्या है, चीज आई थी जो वहां पे आपकी डिस्कस नहीं हुई थी। थ्रेसिंग किसको बोलते हैं, A process is said to be threshing when it is spending more time in paging than execution। यदि किसी प्रोसेस को पेजिंग में ज्यादा टाइम लग रहा है इन केस ऑफ एग्जीक्यूशन, मेमोरी के अंदर लोड करना, ये सब चीजों को डिवाइड करना, इन चीजों में ज्यादा टाइम स्पेंड करती है देन एग्जीक्यूशन, उसको एग्जीक्यूट होने में इतना टाइम नहीं लगा जितना टाइम उसको पेजिंग वाले प्रोसेस में लगे, तो उसको हम उस चीज को हम क्या बोलते हैं भाई, थ्रेसिंग बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के सेंस में अगर आपको कहा जाएगा थ्रेसिंग क्या है, THRASHING, थ्रेसिंग आ गया, इसकी आपकी डेफिनेशन आ गई। तो थ्रेसिंग क्या कहना है कि जब एक प्रोसेस अपना काफी सारा टाइम स्पेंड करती है इन पेजिंग, पेजिंग के अंदर ज्यादा टाइम स्पेंड करती है कंपैरिजन टू किसके, एग्जीक्यूशन के, एग्जीक्यूशन की बजाय उसको पेजिंग के अंदर ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है, तो हमारी क्या कहलाएगी, थ्रेसिंग वाली टर्म कहलाएगी। तो थ्रेसिंग यही है, एक प्रोसेस इज सेड टू बी थ्रेसिंग व्हेन इट इज स्पेंडिंग मोर टाइम इन पेजिंग देन एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूटिंग की बजाय पेजिंग में ज्यादा समय लग रहा है। थ्रेसिंग कॉजेज द लो सीपीयू यूटिलाइजेशन, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाती है, थ्रेसिंग की वजह से लो सीपीयू यूटिलाइजेशन। मेन क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन के आएंगे, आपसे ही पूछा जाएगा कि थ्रेसिंग की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, पेजिंग की वजह से क्या एरर आता है, या उसकी सेगमेंटेशन की वजह से क्या एरर आता है, तो आपको ये चीजें क्लियर करनी है। तो थ्रेसिंग की वजह से क्या होता है, लो सीपीयू यूटिलाइजेशन, पेजिंग की वजह से क्या होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन की वजह से क्या होता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन की वजह से क्या एरर या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, पेजिंग की वजह से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। ऐसे ही सिस्टम कॉल किसे कहते हैं भाई, सिस्टम कॉल क्या है, सिस्टम कॉल प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो किसकी हेल्प से आपकी की कंडक्ट की जाती है, किसकी हेल्प से होती है, वो सिस्टम कॉल की हेल्प से होती है। तो सिस्टम कॉल एक इंटरफेस है जो क्या करता है, टू प्रोवाइड द सर्विसेज मेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपको सर्विसेज देता है, क्या क्या डिवाइस मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, रिसोर्सेज है, प्रोसेस मैनेजर है, ये जो भी सर्विसेज उसकी हैं उन सबको अवेलेबल करवाने का काम कौन करता है, सिस्टम कॉल करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारी डिस्क शेड्यूलिंग हम पढ़ चुके हैं। डिस्क शेड्यूलिंग कौन कौन सी थी, स्कैन एल्गोरिथम था, बैच प्रोसेसिंग थी, टाइम शेयरिंग, LIFO। Dispatches, it is a module that give control of the CPU to the process selected by the short term scheduler। Dispatcher किसे कहते हैं, एक टर्म और ऑपरेटिंग सिस्टम आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पैचर। मोस्टली तो हमने फर्स्ट जो वीडियो बनाया, 2 वीडियो बनाए थे, ये चीजें करवाए थे कि जो मेन टर्म यूज होती है उनका आपको मीनिंग पता हो, ये चीज है क्या। तो एक टर्म जो आई है डिस्पैचर, किसे कहते हैं, डिस्पैचर। ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या होता है, तो डिस्पैचर के लिए कह रहे हैं, इट इज द मॉड्यूल दैट गिव कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस, गिव कंट्रोल ऑफ द सीपीयू, सीपीयू वाला कंट्रोल है टू द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस आई है आपके एग्जीक्यूशन के लिए उसको क्या कर देना, सीपीयू का कंट्रोल दे देना, वो डिस्पैचर करता है। इट इज ए मॉड्यूल दैट गिव कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। किसके द्वारा सिलेक्ट किए हैं, सिलेक्टेड बाय, वो प्रोसेस जो सिलेक्ट किए हैं, सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और आपको मैंने पहले ही बताया था शॉर्ट टर्म शेड्यूलर किसका नाम होता है भाई, सीपीयू शेड्यूलर का नाम होता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर किसका नाम होता है, सीपीयू शेड्यूलर का ही दूसरा नाम होता है भाई आपको, ठीक है। तो ये क्या है, एक डिस्पैचर क्या है, मॉड्यूल है, मॉड्यूल है जो क्या करता है, गिव कंट्रोल ऑफ सीपीयू टू द प्रोसेस जो सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ये क्या लगेगा, डिस्पैचर। उसके अलावा भी आपको कौन से शेड्यूलिंग हम कर चुके हैं, शेड्यूलिंग द वे द प्रोसेसेस आर टू बी असाइंड टू रन, कि वो शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है कि कौन सी प्रोसेस आपकी रन होगी उनको सिलेक्ट करना हमारी क्या कहलाएगी, शेड्यूलिंग कहलाएगी। तो शेड्यूलिंग रेफर टू द वे प्रोसेसेस आर असाइंड टू रन ऑन अवेलेबल पीसीयू, वो कहलाएगी हमारी
CPU सॉरी, वो हमारी कहलाएगी शेड्यूलिंग भाई, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, डिमांड पेजिंग, क्रिटिकल सेक्शंस, ये हम सारा पढ़ चुके हैं। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कौन कौन सी थी, पेज रिप्लेसमेंट के एल्गोरिथम है 3 होती है भाई, याद रखना है, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दूसरी ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, और थर्ड आपके थे लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, LRU ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। ये किसकी एल्गोरिथम है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, 3 आपकी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सही है हमारी, कौन सी भाई 3, एक तो है FIFO, सेकंड है आपका ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, थर्ड है आपका LRU लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक है। ये क्या है, पेज रिप्लेसमेंट की एल्गोरिथम है। फर्स्ट टाइम फर्स्ट टर्म तो पता ही है, जो प्रोसेस पहले है इसको पहले CPU असाइन हो जाएगा, पहले वो रन हो जाएगी। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट के अंदर क्या है कि आपको ये अगर ये पता हो कि इन फ्यूचर आने वाले समय में कौन से प्रोसेस अभी यूज होने वाले हैं, अभी इसका यूज नहीं है, इसको तो बहुत टाइम है, इसको अभी जरूरत नहीं है। अगर किसी प्रोसेस के बारे में आपको एडवांस में नॉलेज है, फ्यूचर में नॉलेज है कि कौन सी प्रोसेस यूज नहीं होगी, तो वो किसके द्वारा की जाती है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट के द्वारा। तो उन प्रोसेस को क्या कर दिया जाता है, आप साइड में कर देते हो, पेज आउट कर देते हो, बाहर निकाल देते हो और दूसरे प्रोसेस को उसी जगह पे असाइन कर देते हो, तो वो तो है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। और लिस्ट रिसेंटली यूज में इसका बिल्कुल उल्टा है, वो जो प्रोसेस पीछे के बारे में जानकारी रखना कि आपकी अगर हम पास्ट में बात करें कौन कौन सी प्रोसेस थी जो यूज नहीं हुई थी हमारी, तो जो ज्यादा आपकी यूज में नहीं थी उसको हम बोलते हैं लिस्ट रिसेंटली यूज। जो प्रोसेसेस आपकी पास्ट में बहुत कम यूज हुई हैं उनकी नॉलेज के ऊपर बेस्ड आप प्रोसेसेस को पेज आउट कर देना कि इनकी अभी जरूरत नहीं है, इनको हम बाद में करेंगे, वो तो मैनेजमेंट कराएगा LRU। और फ्यूचर के बारे में आपको इन फ्यूचर अगर आपको जानकारी है कि भविष्य में कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो यूज अभी जरूरत नहीं पड़ेगी जिनकी, उसको हम ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर तो क्या होता है कि आपको इन फ्यूचर नॉलेज होनी चाहिए कि फ्यूचर के बारे में पता हो कि कौन सी प्रोसेस यूज में नहीं आएगी, और इसमें पास्ट के बारे में नॉलेज हो कि पास्ट में कौन कौन सी प्रोसेस जो यूज में नहीं आएगी। तो ये हमारी पेज रिप्लेसमेंट की हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ना ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेन क्वेश्चंस या जो भी आपकी डेफिनेशंस टर्म्स बने थे ना वो सारी रिवाइज करनी है। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर करना है तो दोनों इसकी जो सब्जेक्टिव वाले हमने किए हैं वो और ये ऑब्जेक्टिव वाला कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चंस देखने हैं हमें मेन तो कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं भाई, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कोई नया टॉपिक करेंगे हमारा कंप्यूटर सिस्टम। धन्यवाद।